देखिए लास्ट टाइम मैंने आप दोनों को आपकी कुंडली का बर्थ टाइम रेक्टिफाई करके दे दिया था और मैंने आपको ये कहा था कि आपको आपकी कुंडली आपके घर पे जो सॉफ्टवेयर है आपका खुद का उस पे बनानी है वो डिटेल से, और उसके कस्पल सबलॉर्ड और उसके अंदर आपकी लाइफ के अंदर जो जो इवेंट हुए हैं वो जो डेट पे हुए हैं उसको मैच करना है। अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जुपिटर का गोचर, वो सबसे मैच करना है। मैं पूरी आशा रखता हूं, उम्मीद रखता हूं कि आपने वो चीज किया होगा। अगर नहीं किया है तो उसको करना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि ये सारे स्टेप्स अभी आपको बराबर बैठ जाएंगे तो आगे एकदम आसानी होगी। अगर अभी आपने वो सारी चीजें मिस कर दी तो फिर गोल 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 घूमते रहोगे, कोर्स खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कभी आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। जैसे जैसे मैं सिखाता हूं साथ साथ में ही प्रैक्टिस करोगे, इमीडिएट आपको बराबर समझ में आ जाएगा। उनका ये सवाल है कि मैं घर कब ले पाऊंगी। अभी उन्होंने ये सवाल मुझे एक बार पहले पूछा था 2018 में, और वो टाइम पे मैंने उनको प्रेडिक्शन करके कहा था कि 2019 जुलाई के अंदर आपका घर हो जाएगा, और वो टाइम पे उनका जुलाई 2019 में घर हो गया था। अब उनको क्या करना है, वो घर बेच के एक और नया घर लेना है। अभी शुरुआत करते हैं घर कब लेंगे। अभी जैसे पहले कोई भी सवाल हमारे पास आता है, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, घर कब होगा, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? स्टैटिक प्रोमिस। स्टैटिक प्रोमिस कैसे चेक होगा? घर का फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड। तो पहले मैं फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट बनाऊंगा यहाँ पे, फोर्थ CSL। पहले देखेंगे भाई उनकी कुंडली में घर लेने का योग है भी कि नहीं है, तो कब है वो वाली बात आएगी, है ही नहीं तो चैप्टर खत्म। अभी उनके कुंडली में फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड राहु, फोर्थ CSL राहु, राहु के पास नंबर है 2 और 11। कस्पल सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है मंगल। राहु का नक्षत्र लॉर्ड है मंगल। मंगल के पास नंबर है 3, 2, 4, 12, 11 एंड राहु खुद है टेनेंटेड, तो राहु के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन लेना नहीं है। नक्षत्र के ऊपर हलवे हमेशा चेक करेंगे। मंगल के साथ में वीनस कंजंक्शन में है और कोई नहीं है, तो वीनस के जो नंबर है 3, 2, 4, 12, 5 और राहु का सबलॉर्ड जो है जुपिटर। अब जुपिटर है टेनेंटेड, सॉरी जुपिटर है अनटेनेंटेड। जुपिटर का नंबर है 4, 5, 7, 8, 9, 6, 10। जुपिटर अनटेनेंटेड है तो कंजंक्शन एंड एस्पेक्ट भी चेक करेंगे। चलो, जुपिटर के साथ कोई एस्पेक्ट कंजंक्शन नहीं है। अब इसको एनालाइज करके हम चेक करेंगे कि प्रॉमिस है कि नहीं है। ठीक है, अब टेनेंटेड है राहु, तो 2 और 11 का तो कोई मतलब नहीं है। राहु के बाद में आते हैं नक्षत्र लेवल के ऊपर मंगल है और कंजंक्शन में वीनस है, ये हो गया नक्षत्र लॉर्ड। अब देखो फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर 4, 11, 12 दिखाता है तो प्रॉपर्टी लेने के योग बनते हैं। तो 4 नंबर दिखा रहा है, 12 नंबर दिखा रहा है, 11 नंबर दिखा रहा है। जो नंबर चाहिए वो यहाँ पर नक्षत्र पे तो आ रहा है। अब उसकी जरा स्ट्रेंथ चेक करते हैं कितना पावरफुल है। तो जैसे मंगल का आता है 4th, मंगल खुद बैठा है 2nd में, मंगल की राशि है 11th में, और बस और कुछ नहीं है। और उसी के साथ साथ में वीनस, वीनस का है वो भी 2nd में बैठा है। कौन सा घर खाली है वीनस का? जो देखो मंगल की स्क्रिप्ट में आ रहा है 12th हाउस, यहां देखो मंगल की स्क्रिप्ट में आ रहा है 12th हाउस, वीनस में आ रहा है 12th हाउस। 12th हाउस खाली है। हाँ। तो यहां पर बात चल रही है इन्वेस्टमेंट की, घर की 4, 11, 12, तो 12th हाउस यानी कि इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। दूसरा ये 12th हाउस आता है 4th कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में, तो ये चिख चिख के कह रहा है कि आपका घर आपके जन्मस्थल से दूर लेना है।
अगर जन्मस्थल के ऊपर, बर्थ प्लेस के ऊपर लोगे तो पैसा फंसेगा, नुकसान होगा। 12th हाउस आ गया यहाँ पे। 3 2 की तो फिलहाल जरूरत नहीं है। 2 11 एंड 5, 11 में राहु है, 5th हाउस में भी प्लैनेट है, तो यहाँ पर 12th हाउस बहुत पावरफुल आ गया। आप प्रॉपर्टी के अंदर आपके घर में इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब प्रॉपर्टी ले सकते हो 12th हाउस के हिसाब से। और 4th तो आ ही रहा है, 4 11 12, 4 12 है, लेकिन 12th हाउस खास करके क्या बोल रहे हैं, जन्मस्थल से दूर लेना है। पहली बात ये हो गई, जन्मस्थल पे लोगे तो पैसा फंसेगा, क्योंकि 12th हाउस होता है व्यय का, लॉस का। अब ये तो नक्षत्र ने कह दिया, फाइनल कौन कहेगा? सबलॉर्ड फाइनल अथॉरिटी है, सबलॉर्ड जो बोलेगा वो होगा। 4th कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में जुपिटर अनटेनेंटेड है, जुपिटर 4th हाउस दिखा रहा है। हाँ। तो ऊपर यहां पर भी 4th हाउस, यहां पर भी 4th हाउस, तो एक टिक लग गया। हाँ। अभी इसके साथ साथ में ये जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें पावरफुल कौन सा है, थोड़ा वो देख लेते हैं। जुपिटर 5th में बैठा है, देखो 8th हाउस भी जुपिटर की स्क्रिप्ट में आ रहा है, 8th हाउस खाली है, 7th हाउस खाली है, 9th हाउस खाली है, 6th 10th हाउस खाली है, बराबर है। तो पहला तो जुपिटर की स्क्रिप्ट के अंदर जुपिटर में 4 नंबर आ गया है, और अगर आप देखोगे तो जुपिटर ने 4 नंबर ए लेवल पे दिया है, तो एक तो 4 नंबर की पावर बढ़ गई। 8 नंबर डेफिनेटली है, अभी 8 नंबर यहाँ पर है इसका, और 7 नंबर भी है, तो 7 नंबर हस्बैंड एंड वाइफ का, स्पाउस के साथ मिलके ले सकते हो घर। 8 नंबर है, मतलब थोड़े से हर्डल ऑब्स्टेकल होंगे। अच्छा, फीमेल की कुंडली है, उसके लिए 8 नंबर मतलब ससुराल का पैसा, हस्बैंड के कुटुंब से आया हुआ पैसा, और 8th हाउस हर्डल ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम का, तो थोड़ी बहुत हर्डल ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम भी रहेगी। इन लॉस के पास से थोड़ा सपोर्ट भी मिल सकता है, और 9th हाउस भी इतना ही स्ट्रांग है, यानी कि लक भी फेवर करेगा, सब्जेक्ट टू घर से दूर लेंगे तो, क्योंकि ऊपर 12th हाउस बहुत जोरदार है। और बाकी जो मेन घर चाहिए वो तो है। तो क्या लग रहा है, प्रॉमिस है कि नहीं है? प्रॉमिस है, एकदम सिंपल, समझ में आ गया, प्रॉमिस है और कुछ करना ही नहीं है। अब उन्होंने जो 2019 में मैंने प्रेडिक्शन किया था वो उन्होंने घर लिया था। अब हम एक वो इवेंट चेक करते हैं कि क्या वो टाइम पे योग था घर लेने का, और फिर हम डेट निकालेंगे कि नेक्स्ट घर कब ले सकते हैं। वो कुछ पूछना है? नहीं। अभी वो डेट है आपके पास जब 19 अप्रैल घर लिया वो, 19 अप्रैल 2019। उस दिन तो जुलाई बोल रहे थे, चेक हाँ, करो। सॉरी बाय मिस्टेक, जुलाई 19 जुलाई 2019 में उन्होंने घर लिया, बराबर है। तो अब हम देखेंगे कि वो टाइम पे क्या योग बन रहा था कुंडली में। टू 2023 तक कौन सी दशा चल रही, महादशा? मून, ये ना मुंह एमो मुंह, हाँ। मून महादशा अप टू 1 अप्रैल 2023। तो यानी कि एमडी प्लैनेट कौन हो गया? मून। अंतरदशा किसकी चल रही थी? 2019 तक सैटर्न था, तो उसके बाद में शुरू हुआ मर्क्यूरी, जो चलेगा 1 जुलाई 2020। तो एडी अंतरदशा किसकी? मर्क्यूरी की चल रही थी, और प्रत्यंतर किसकी चल रही थी? जुलाई 19 चाहिए ना हमें, मई तक केतु था, फिर शुक्र आया, तो प्रत्यंतर दशा वीनस की। नहीं, मैं वही सोच रही थी 19 है पर उसी के अंदर आ रहा है, बस वही चेक, बस हाँ वही चेक करना है। हाँ। तो ये 3 हो गया। अब इवेंट कब बनेगा? एक तो महादशा, फिर से आपको रिपीट कर दूं, महादशा या तो सपोर्ट करनी चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए। महादशा नेगेट नहीं करनी चाहिए इवेंट को अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, पहला पॉइंट ये। उसी तरीके से अंतरदशा, महादशा ने हाँ बोला तो फिर अंतरदशा इवेंट को लॉक करती है। अंतरदशा 95% केस के अंदर इवेंट का जो प्राइम हाउस होगा उसको दिखाती है, वैसी अंतरदशा के अंदर इवेंट होता है। और अंतरदशा ने जो इवेंट को लॉक किया उसको डिलीवर करने का काम करती है प्रत्यंतर दशा। तो सबसे पहला हम चेक करेंगे मून की स्क्रिप्ट को। मून की स्क्रिप्ट के अंदर 4th हाउस दिख रहा है कहां पर?
हाँ फोर्थ दिख रहा है फर्स्ट में नहीं। उनमें नहीं है। मून के साथ में, मून के ऊपर हाँ, एस्पेक्ट है सैटर्न का, और सैटर्न ले रहा है, दिखा रहा है 4th हाउस को। तो मून ने 4th हाउस कंफर्म किया। हाँ अच्छा, सबलॉर्ड लेवल तक भी चेक कर लो, नीचे कहीं पर नेगेट तो नहीं हो रहा है, ऊपर 4 है, बाकी तो 2 नंबर है और वो है, तो नेगेट तो कहीं से भी नहीं हो रहा है, और ऊपर से मून 4 नंबर से सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद में आते हैं अंतरदशा। अंतरदशा चल रही थी मर्क्यूरी की, तो मर्क्यूरी में देखो क्या हो रहा है, 3rd हाउस आ रहा है, हाँ 12th हाउस आ रहा है, हाँ। जो हमें चाहिए कौन सा, 4, 11, 12, हाँ तो जो चाहिए उसमें से 12 नंबर आ रहा है। हाँ थर्ड भी आ रहा है। 3rd हाउस आ रहा है, वो चेंज ऑफ रेसिडेंस को दिखाता है, बराबर है। अब हमारा मैक्सिमम रूल क्या है, 95% केस के अंदर क्या होना चाहिए, अंतरदशा के अंदर जो प्राइम हाउस फॉर द इवेंट है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर 12th हाउस हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, इन्वेस्टमेंट तो दिखा रहा है कि प्रॉपर्टी के पीछे आपका इन्वेस्टमेंट कहो या खर्चा कहो, वो हो सकता है। तो 4 और 12 मिल गया। अब आगे देखते हैं। वीनस की प्रत्यंतर दशा चल रही थी, देखो वीनस क्या दे रहा है, 11। वीनस 11 नंबर दे रहा है, 3 और 12 भी है, लेकिन साथ में 11 भी है, और वो भी सबलॉर्ड के नक्षत्र पे है। कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया, 4, 11, 12 हाँ बन गया, 4, 11, 12 एंड चेंज ऑफ रेसिडेंस, तीनों 3 चीज यहां पर आ गई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब जो अंतरदशा में इवेंट हुआ वो टाइम पे अंतरदशा का प्लैनेट कौन से नक्षत्र से गोचर कर रहा था। तो अब वो कैसे देखेंगे ये सॉफ्टवेयर के अंदर, वो भी समझ लो। यहां पर व्यू होरोस्कोप करेंगे, उसके अंदर ट्रांजिट चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर ये गोचर का चार्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जो भी सिटी का देखना है उसको चूज करना है। अभी उनका जो प्रॉपर्टी है वो विरमगाम के अंदर है, सॉरी बड़ौदा के अंदर है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, बड़ौदा का गोचर डाल दूंगा, और डेट मुझे कौन सी चाहिए, 19 जुलाई वाली चाहिए। जुलाई 19, और ये रिकॉम्प्यूट पे क्लिक करोगे तो वो अपने आप सब चेक कर देगा। देखो ये पूरा चेंज हो गया। अब यहां पर आप क्या करोगे, मर्क्यूरी, हमें मर्क्यूरी चेक करना है ना कि मर्क्यूरी अंतरदशा का प्लैनेट कौन से नक्षत्र से गोचर कर रहा था। तो जब आप मर्क्यूरी के ऊपर ये कर्सर लेके जाओगे तो वो आपको दिखाएगा। देखो सबसे पहला जो दिखा रहा है, मर्क्यूरी सबसे पहला जो दिखा रहा है मून को दिखा रहा है, मतलब कि चंद्र की राशि हो गई, और चंद्र की राशि के अंदर नक्षत्र किसका हुआ, सैटर्न के नक्षत्र में था, बराबर है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या सैटर्न उनकी कुंडली में 4th हाउस को सपोर्ट कर रहा है। सैटर्न को 11 को ही सपोर्ट कर रहा है, तो मैक्सिमम काम पूरा ही हो गया उनका। तो यहां पर 11th हाउस आ गया स्ट्रांगली। तो क्या हो गया, 95% केस वाला मैटर नहीं, ये 5% वाला है, बट 11th हाउस स्ट्रांगली आ रहा है, जो कि इच्छा पूर्ति का है। तो इन्वेस्टमेंट की या खर्चे की, घर के पीछे खर्चे की इच्छा पूरी हो गई। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ने 4, 11, 12 का कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लिया। उसी टाइम पे गोचर का अंतरदशा का प्लैनेट जो मर्क्यूरी था वो सैटर्न के नक्षत्र से जा रहा था। मून की राशि एक ही राशि होती है मून की, तो कर्क राशि। कर्क राशि के अंदर कौन से 3 नक्षत्र आते हैं, डाला गूगली। कर्क राशि के अंदर 3 नक्षत्र, गुरु, शनि, बुध। उसमें से शनि के नक्षत्र में मर्क्यूरी वो टाइम पे था, और शनि उनकी कुंडली के अंदर, आप देखो यहां पर देखो 4th हाउस में ही बैठा है, देखा स्क्रिप्ट में नहीं आ रहा है लेकिन यहां पर बैठा हुआ है। और यहां पर आप देखो तो 11th हाउस वो स्ट्रांगली एक्टिव कर रहा है। और स्ट्रांगली कैसे देखोगे, मतलब 11th आ गया तो होना ही है, बट देखो राहु बैठा है 11th में, हो गया 11th हाउस पावरफुल। तो 11th हाउस इच्छा पूर्ति का आ गया, और ये इवेंट यहां पर पूरा हो गया। बोलो अभी कुछ डाउट है तो पहले पूछो मुझे, अभी कुछ डाउट है तो। सर राहु आ गया तो वो मेरा भी वही सवाल था, पावरफुल कैसे? हाँ पावरफुल कैसे? क्योंकि सैटर्न डायरेक्ट नई नंबर ले रहा है। सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड है राहु, और राहु 11th हाउस में बैठा है। ओके।
जो प्लैनेट जहां पर बैठा है उसकी स्ट्रेंथ पावरफुल हो जाती है ना। हाँ राहु का नक्षत्र लौट राहु, शनि का नक्षत्र लौट राहु। इधर देखो, आप स्क्रिप्ट में देखो। सैटर्न का नक्षत्र लौट रहा हुआ है ना। अच्छा इधर ऐसे। फिर से एक बार बोल रहा हूं, समझ लो। मर्क्यूरी ने डायरेक्टली 12th हाउस अपनी स्क्रिप्ट में दिया है। अब इवेंट कब होगा कि अंतरदशा का प्लैनेट वो हाउस को सपोर्ट करना चाहिए, और गोचर में वो जो टाइम पे इवेंट हुआ उस टाइम पे ऐसे नक्षत्र में होना चाहिए जो कि इवेंट के प्राइम हाउस को सपोर्ट करे, या फिर 11th हाउस जो इच्छा पूर्ति का है। 95% केस में आपको क्या मिलेगा कि प्राइम हाउस को सपोर्ट करेगा, 5% केस के अंदर 11th हाउस को सपोर्ट करेगा। तो 11th हाउस आ गया यहाँ पे। और क्यों मैं बोल रहा हूं स्ट्रांगली है, सैटर्न डायरेक्ट तो 4th हाउस लेकर बैठा नहीं है, लेकिन सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड है राहु, और राहु 11th हाउस में है। मतलब इन शॉर्ट सैटर्न की स्क्रिप्ट के अंदर 11th हाउस आ गया, तो इच्छा पूर्ति का है। अभी हमें ढूंढना है कि नेक्स्ट घर कब लेने का योग आ रहा है। एक तो चीज उनकी कुंडली से क्लियर है कि 12th हाउस वहां पे भी था, यहाँ पे भी आया है, स्टैटिक प्रॉमिस है, स्टैटिक प्रॉमिस है। और दूसरे नंबर पे 4 नंबर है और साथ में 8 नंबर है। तो 4 नंबर और 8 नंबर का एक मतलब ये भी होता है कि जन्मस्थल पे, बर्थ प्लेस के ऊपर प्रॉपर्टी लिया तो ज्यादा पैसा फंसेगा, हर्डल ऑब्स्टेकल ज्यादा आएगा, क्योंकि वहां पर 8 हाउस एक्टिव हो जाएगा। और अगर बर्थ प्लेस से दूर चले गए तो 8 हाउस की इफेक्ट कम हो जाएगी, पहला पॉइंट। तो इसका मतलब अभी आपको जो नया घर लेना है वो आपके बर्थ प्लेस के ऊपर नहीं लेना है, वो दूर ही लेना है। पहला तो पॉइंट ये हो गया। अब हमें डेट निकालनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, कौन सी महादशा चल रही है। स्टैटिक, आमतौर पे हम स्टैटिक प्रॉमिस चेक करते हैं, बट उनकी कुंडली के अंदर स्टैटिक प्रॉमिस है, तो अब स्टैटिक प्रॉमिस तो पता है। तो अब हम सीधा जाएंगे दशा के ऊपर कि टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो दशा के बिना तो निकलेगा नहीं। दशा के अंदर सबसे पहला चेक करेंगे कि अभी कौन सी महादशा चल रही है। अभी की महादशा हम चेक करें तो उनकी अभी महादशा चल रही है मंगल की, जो चलने वाली है 2030 तक, बराबर है। तो सबसे पहला एमडी कौन हो गया, महादशा एमडी लॉर्ड मंगल। मंगल की स्क्रिप्ट चेक करते हैं, क्योंकि पहले ही चेक क्यों करते हैं कि अगर मंगल ने, फॉर एग्जांपल मंगल की महादशा है और उसमें उसने 3, 8, 12 दे दिया तो भूल ही जाना फिर वो महादशा को नेगेट कर दिया कंप्लीट, 3, 8, 12 कंप्लीट नेगेट कर दिया। अगर मंगल साइलेंट है या सपोर्ट कर रहा है तो आगे देखेंगे, सीधी सीधी बात है, फिर नेक्स्ट दशा में जाएंगे, नहीं तो फिर आगे जाएंगे। अभी राहु है, सॉरी मंगल है, तो मंगल ने देखो नीचे सैटर्न के सबलॉर्ड के हिसाब से 4 नंबर दे दिया है, ऊपर नक्षत्र के हिसाब से 12 नंबर भी दे दिया है। हमें चाहिए कौन सा, 4, 11, 12 चाहिए। तो मंगल एज अ महादशा लॉर्ड खुद क्या दे रहा है, 4 और 12 तो दे ही रहा है, हाँ, दे रहा है। साथ में 8 नंबर भी है, बट 4 और 12 तो दे रहा है। पहली बात 8 नंबर है तो क्या, हर्डल ऑब्स्टेकल थोड़े बहुत आएंगे, सीधा सीधा काम नहीं होगा। और दूसरा इन लॉस के सब तरफ से कोई ना कोई तरीके से पैसों की हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ पे हो गया 4 नंबर। तो आप क्या कहोगे, महादशा सपोर्ट कर रहा है घर लेने के लिए? महादशा सपोर्ट कर रहा है 4 और 12 नंबर से। अभी फिर महादशा की बात हो गई, तो अब कहां पर जाएंगे, अंतरदशा पे। अभी अंतरदशा कौन सी चल रही है, 22 अगस्त 2025 तक जुपिटर चलने वाला है। मतलब करंट कौन सा है अभी, जुपिटर। तो एडी कौन हो गया, जुपिटर। जुपिटर की स्क्रिप्ट में चेक करो, 4, 11, 12 कुछ आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है, 12 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। बट हमें अभी जो घर के ऊपर फोकस करना है, तो 4 और 12 आ रहा है, बराबर है। अब उनका एक क्वेश्चन ये भी है कि अभी जो मेरा एग्जिस्टिंग घर है वो बेच के फिर मुझे नया लेना है, तो घर बेचने के नंबर कौन से होते हैं, याद है? 3, 10, 5। सामने वाले का 4th हाउस यानी हमारा 10th हाउस, क्योंकि अगर घर बेचना है तो सामने वाले का 4, 11, 12 एक्टिव होना चाहिए। तो सामने वाले का 4था घर मतलब हमारा 10वां घर, सामने वाले का 11 यानी हमारा 5th हाउस, सामने वाले का 12 यानी हमारा 6, और हमारा खुद का घर का व्यय होगा, लॉस होगा, हमारे हाथ से घर चला जाएगा, तो 4 का 3, तो 3, 5,
3, 10, 5, 6 ये कॉम्बिनेशन जब हमारी दशा अंतरदशा में आएगा 3, 5, 6, 10 3 तो 4th को नेगेट कर रहा है। 4 क्यों आया? 11th हाउस है ऑपोजिट पर्सन का, 6th हाउस 12th हाउस है ऑपोजिट पर्सन का, और 10th हाउस 4th हाउस है ऑपोजिट पर्सन का। तो 4, 11, 12 और हमारा नेगेट हो गया, मतलब हमारे हाथ से घर गया तो ही उसको मिलेगा। तो जब ऐसे प्लैनेट की अंतरदशा चलेगी जहां पर 3, 5, 6, 10, 11 जैसे नंबर एक्टिव होंगे तो घर बिकेगा, और साथ ही साथ में 4, 11, 12 होंगे तो घर ले सकेंगे। अब ऐसा हो सकता है, बहुत लोग आपने देखे होंगे, एक बाजू घर बेचा, एक बाजू नया ले लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बाजू घर बेचा, फिर 1-2 साल के बाद नया घर लिया। वो क्यों होता है? अंतरदशा के हिसाब से फर्क होता है। अब देखो महादशा में 3 नंबर भी आ रहा था ना, मंगल की स्क्रिप्ट में देखो 3 नंबर था, 3 है, 10 है, 5 है। तो मंगल क्या कर रहा है? 3, 10 और 5 घर बेचने का भी नंबर दिखा रहा है, 4 और 12 लेने का भी दिखा रहा है। खाली एक ही चीज है, 8 नंबर है तो हर एक काम स्मूथली नहीं होगा, थोड़ा रुक रुक के होगा। और मंगल की महादशा में 8 नंबर के बहुत मीनिंग है, और उसका एक मीनिंग ये है कि मंगल की महादशा में ही उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया। मंगल की महादशा में ही वो वास्तु सीखेंगे, क्योंकि जैसे ही अपना एक एपी खत्म होगा वो वास्तु सीखेंगे। तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं नंबर के। अभी हमने ये नंबर क्यों पकड़े कि घर की बात चल रही है। बाकी ओवरऑल मंगल की महादशा जो 7 साल चलने वाली है उसके अंदर उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो महादशा दिखा रहा है घर बेच भी सकते हो, घर ले भी सकते हो। फिर आए अंतरदशा पे। अभी अंतरदशा में जुपिटर के पास 4, 12 है तो घर लेने का तो दिखा रहा है। जुपिटर के पास है क्या 3, 5, 6, 10 कुछ भी? 3 है, 5 है, 10 है जुपिटर के पास। 3, 5 और 10 भी है जुपिटर के पास। 3 मतलब इनका घर तो हाथ से जाएगा, 5 मतलब इच्छा पूर्ति, और 10 नंबर मतलब 4 तो सामने वाले को मिलेगा, इनके हाथ से जाएगा। तो जुपिटर की अंतरदशा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है उनके जीवन में, इतना हमें समझ में आ गया। अभी ज्यादा और कुछ दिमाग नहीं चलाना है, तो आप सिंपल बोल सकते हो कि 22 अगस्त 2025, तो राउंड फिगर बोल देना है कि सितंबर 2025 तक आपका घर नया लेने का भी काम हो जाएगा, जुना बेचने का भी काम हो जाएगा। इतना टाइम निकाल के दे दिया, इनफ है क्लाइंट के लिए। हम आगे बढ़ेंगे इधर, हम इधर आगे बढ़ेंगे। नहीं और कोई क्वेश्चन? हाँ, 1 मिनट। बट अगर आपने इतना भी दे दिया तो परफेक्ट आपका आराम से हो जाएगा। अभी बोलो, आपका पहले क्वेश्चन पूछ लो। ये मतलब इनकी कुंडली से देखना है कि इनके हस्बैंड की कुंडली से? अभी घर किसके नाम पे है? तो Perfect. आंसर सवाल परफेक्ट है आपका। पहला घर भी उनके नाम पे ही है। हाँ बस, तो ठीक है। वो टाइम पे उनके हस्बैंड की कुंडली देखकर मैंने क्लियर बोला था कि उनके नाम पे घर लेना मत, जो भी लेना आपके नाम पे लेना। हाँ। सवाल परफेक्ट है। तो अभी हस्बैंड का तो पिक्चर में आएगा नहीं कुछ, और अभी जो घर है वो उनके नाम पे है, तो अभी ऑब्वियसली उनका ही देखेंगे कि वो बिकेगा तब नया लेंगे। ठीक है, बस बराबर? ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर जुपिटर की अंतरदशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी बेचने के लिए और नया लेने के लिए। अब वो कहाँ कब तक चलने वाली है वो डेट नोट कर लो, 22 अगस्त 25 तक। पहला पॉइंट ये हो गया। अभी हमें जो खेल खेलना है वो 22 अगस्त 2025 तक खेलना है। पहले इससे हमें ये समझ में आया। अच्छा, जुपिटर के बाद में देखो सैटर्न की अंतरदशा आएगी, तो सैटर्न के पास ओवरऑल इच्छा पूर्ति का 11th हाउस है, लेकिन लेने का बेचने का वो सब योग है क्या सैटर्न के पास? कुछ भी नहीं है। जो नंबर जुपिटर के पास है लेने बेचने के, वो सैटर्न के पास नहीं है। उसी तरीके से आप मर्क्यूरी के पास जाओ तो मर्क्यूरी के पास 3 और 12 है, लेने बेचने का कंप्लीट कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि जुपिटर के बाद आएगा शनि, शनि के पास आएगा बुध। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगस्त 2025 तक हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर 3-4 साल निकल जाएंगे। ऐसा भी आप क्लाइंट को बोल सकते हो राउंड फिगर में, ताकि आपका गला नहीं पकड़े। बहुत लोग गला पकड़ने वाले होते हैं। हाँ, मतलब मेहनत नहीं की तो वो टाइम निकल जाता है। ऑब्वियसली अगर 22 अगस्त 2025 तक भी अगर आपने एफर्ट नहीं किया, नहीं अभी तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला है हो जाएगा, तो वो तो कुछ होने वाला है नहीं। मेहनत तो करनी एफर्ट्स तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, तब भी जाके रिजल्ट मिलेगा। पहला पॉइंट ये है। अच्छा, आपने बोल दिया और सामने वाला बैठ गया, उसने एफर्ट नहीं लिया, फिर आपके पास आया, अरे आपने बोला था, आपने बोला था। अरे हमने तो सब बोला था, हमने जितना बोला था उतना तो सब पूरा कोई करता नहीं है। तो आप राउंड फिगर में बोल सकते हो कि इस डेट तक मेहनत करोगे, एफर्ट्स लगाओगे तो घर बेचने के और नए लेने के पूरे योग है, नहीं तो फिर 3-4 साल तक भूल जाना। बस, आपने और कुछ नहीं कहा। अब हमारे नॉलेज के लिए हम चेक कर सकते हैं कि बुध के बाद आएगा केतु,
केतु के पास देखो फिर क्या है, 4 नंबर है, बार है, और वापस वहां पर भी 3, 5 और 10 है लेने बेचने का। तो अगर जुपिटर में नहीं हुआ केतु 28 तो फिर तो फिर ये काम कब होगा, केतु के अंदर होगा, 28 में। 28। इसीलिए बोला ना 3-4 साल भूल जाना, बस बहुत हो गया, 3-4 साल भूल जाना। आया समझ में? अगर जुपिटर में कोई भी कारण से नहीं हुआ, 99.9% हम कह सकते हैं कि हो जाएगा, बट हम भगवान नहीं है, 1% ऊपर वाले के हाथ में है। कोई भी XYZ रीजन से अगर ये डेट तक काम नहीं हुआ तो फिर 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। पहली बात क्लियर हो गई। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर और थप्पा लगाने के लिए ये टाइम पीरियड तक जुपिटर कौन से नक्षत्र से गोचर करने वाला है। जुपिटर जब ऐसे नक्षत्र से गोचर करेगा जो नक्षत्र भी ये सब नंबर देते होंगे, या एक नक्षत्र बेचने का दे रहा है, एक नक्षत्र लेने का दे रहा है, तो भी चलेगा, इवेंट हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि उनके पास फंड की जो हिसाब से अरेंजमेंट है उनका ये क्लियर है कि मेरे पास जो पैसे है वो तो है, लेकिन घर बिकेगा वो फंड और इसको मिला के मुझे नया लेना है, तो घर बेचे बिना काम नहीं होने वाला है। समझो लॉजिक। तो पहले बेचने वाले नंबर मिल जाने चाहिए। उनके पास जो जमा है वो तो है, लेकिन पहले बेचने वाले मिल गए तो बेचने का पैसा आ गया, फिर जो खुद के पास जमा है उससे नया घर लेंगे। अच्छा, दूसरा, अभी हम यहां पर चल है ये डेट के ऊपर, तो हमें अक्टूबर 2024 तो निकल गया, यानी कि जुपिटर के अंदर जुपिटर की प्रत्यंतर दशा तो निकल गई। सैटर्न 23 दिसंबर, लेकिन सैटर्न में मैंने आपको बताया कोई एकदम स्ट्रॉन्ग पावरफुल नंबर नहीं है लेने बेचने के। नहीं है, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, मैं उधर भी देख रही हूँ, समझ में आ रहा है। नहीं, उधर देखो उसका प्रॉब्लम नहीं है, हाँ या ना कुछ बोलो तो मुझे भी समझ में आए। सर, बराबर है? मैं चेक कर रही हूँ, आप बोल रहे हो वो। उसी तरीके से हमने देखा कि मर्क्यूरी के पास भी कोई स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है लेने बेचने के। तो अब मैं सीधा फोकस किधर करूंगा, केतु के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर जुपिटर की अंतर्दशा में नहीं हुआ तो केतु की अंतर्दशा में पॉसिबिलिटी पूरी है। अब हम ये मान के चलते हैं कि मान लो जुपिटर की अंतर्दशा में हुआ तो प्रत्यंतर दशा भी तो कोई चाहिए। तो एक मंगल आ गया, एक जुपिटर आ गया, तो मैं प्रत्यंतर में किसको पकड़ रहा हूँ? केतु को अभी फिलहाल मैं पकड़ रहा हूँ। और केतु कब तक चलेगा? 11 फरवरी 25 से लेकर 1 मार्च 2025। 1 मार्च 2025 तक चलने वाला है। तो मंगल की महादशा में जुपिटर के अंतरदशा और उसमें केतु। तो केतु के बाद प्रत्यंतर में कौन आएगा? शुक्र। देखो शुक्र के पास भी स्ट्रांग है 11th हाउस, स्ट्रांग है 12th हाउस, वीनस के पास भी है। तो एक बार वीनस को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सबलॉट के नक्षत्र पे फाइनल लेवल पे राहु 11th हाउस को लेकर बैठा है। तो केतु के बाद में वीनस, यानी कि केतु में बिकेगा तो वीनस में लेने का भी योग है, या तो दोनों योग केतु में ही है। अब वो नक्षत्र से हम चेक करेंगे एक एक चीज। तो यहाँ पर एक केतु की पॉसिबिलिटी है और एक शुक्र की है। देखो वापस सूर्य के अंदर उतने पावरफुल नंबर नहीं मिल रहे। 3, 12 है, लेकिन प्राइम नंबर 4, 4th हाउस नहीं है। सामने वाले का घर मिलना चाहिए तो 10th हाउस नहीं है। सामने वाले को भी तो मिलना चाहिए ना। इंपॉर्टेंट नंबर तो नहीं है, ओवरऑल है। तो मैं इसको कंसिडर करता हूं और एक वीनस को कंसिडर करता हूं, जो कि है 27 अप्रैल 2025 तक। क्लियर हो गया यहां तक? इससे क्या फायदा हुआ? अब मैं सीधा क्या करूंगा, जुपिटर 11 फरवरी को कौन से नक्षत्र में होगा? अगर वो क्योंकि बीच वाली 2 प्रत्यंतर दशा तो सपोर्टिव है नहीं, सैटर्न और मर्क्यूरी की। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सैटर्न और मर्क्यूरी की प्रत्यंतर दशा सपोर्टिव नहीं है, तो वो टाइम पीरियड में डायरेक्ट निकाल देता हूं। जब केतु की अत्यंतर दशा चालू होगी, अंतर्दशा तो जुपिटर की चल रही है, तो वो टाइम पे जुपिटर कहां होगा वो मैं अभी चेक करता हूं। 11 फरवरी 2025 फरवरी, यहां पर आप इसके अंदर जाओगे, व्यू होरोस्कोप में जाओगे, ट्रांजिट चार्ट खोलोगे। अभी तो कांदिवली में ही है, तो अभी तो वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल चेंज सिटी टाइम कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे डेट को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं डेट मुझे अभी
कौन सी चाहिए? 11th। इसके ऊपर विरमगाम आ गया। हाँ मतलब घर कहाँ लेना है? इधर लेना है क्या विरमगाम लेना है? उनकी इच्छा मुंबई में लेने की है, और घर है अभी विरमगाम में, घर अभी है बड़ौदा में। बड़ौदा में। अरे वो बेच के यहाँ पे लेना है। सुनिए, घर अभी है बड़ौदा में, हाँ बड़ौदा का घर बेच के अभी मुंबई में लेना है। हाँ हम यहाँ पर अभी जो चेक कर रहे हैं वो हम ये चेक नहीं कर रहे हैं मुंबई में ले सकेंगे, अहमदाबाद में ले सकेंगे, कहां पर ले सकेंगे। हम क्या चेक कर रहे हैं कि घर लेने का, हाँ, जूना घर बेच के नया लेने का योग कब आ रहा है। हाँ। फिर आपने सब स्टार्टिंग में बोला कि अब अगर आपका कोई स्पेसिफिक पर्पस है कि भाई मुंबई में ही मैं ले सकूंगा क्या, हाँ तो क्या करेंगे? प्रश्न कुंडली। वो आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी। वो आप उसके अंदर आप क्या सवाल पूछोगे? मैं मुंबई में घर कब ले सकूंगी? तो क्या हो गया? घर लेने की तो बात है ही है, लेकिन मुंबई में, तो वो प्रश्न कुंडली का सब्जेक्ट है। अभी फिलहाल हम क्या देख रहे हैं? जूना बेच के नया लेने का योग कब है, बराबर है? हाँ सर, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि स्टार्टिंग में आपने बोला कि इनकी बर्थ प्लेस से उनको दूर लेना है। बर्थ प्लेस विरमगाम में है। हाँ तो वो मुझे इसलिए हाँ, birth place विरमगाम है। हाँ, तो उनसे उनको दूर लेना है। विरमगाम से बड़ौदा ऑलरेडी दूर है। हाँ अब बड़ौदा में भी दूसरा ले सकते हैं, हाँ मुंबई में भी दूसरा ले सकते हैं। बस ये। हाँ अगर उनकी इच्छा मुंबई की है तो पहले हमने ये फाइंड आउट कर लिया। फिर अचानक से जब एक दिन मन में ख्याल आए, क्योंकि प्रश्न कुंडली हमेशा अचानक होती है, प्लानिंग से नहीं होती है, तो प्रश्न कुंडली कर सकते हैं और प्रश्न कुंडली में चेक कर लो कि बड़ौदा की मुंबई, बड़ौदा की मुंबई ऐसे भी चेक करो, मुंबई अहमदाबाद ये भी चेक करो, या खाली मुंबई का चेक करो, वो तो आपके ऊपर है। अभी कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं बड़ौदा में लूंगा तो मुझे फलेगी, मुंबई में फलेगी कि अहमदाबाद में फलेगी, तो वो 3 प्रश्न कुंडली हो गई। अगर खाली मुंबई का ही फिक्स है कि लेने की इच्छा ही मुंबई में है, बाकी का बाद में देखेंगे, तो सीधी पहले मुंबई की प्रश्न कुंडली करो, उसमें क्या आंसर आ रहा है उससे हिंट मिल जाएगा। बराबर है? समझ में आ गई बात? यहाँ पर देखो, अभी 11 फरवरी 2025 जुपिटर दिख रहा है। हाँ जुपिटर 2 नंबर की राशि में है। अब जुपिटर का यहाँ पर देखो, जुपिटर 2 नंबर की राशि में चंद्र के नक्षत्र में। कैसे पता चला कि 2 नंबर की राशि में चंद्र का नक्षत्र आता है? 1 नंबर की राशि केतु शुक्र सूर्य, 2 नंबर की राशि में सूर्य चंद्र मंगल। आया समझ में? पता ही नहीं है। कौन सी राशि में कौन से 3 नक्षत्र आते हैं वो तो याद रहना ही चाहिए। अब यहाँ पे वृषभ राशि के अंदर के जुपिटर वो टाइम पे होगा चंद्र के नक्षत्र में। अब ये पीरियड कितने समय का है? 11 फरवरी से 1 मार्च, लगभग 9 महीने का समय है। जुपिटर स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीरे धीरे मूव करता है। तो पहले हम ये चेक कर लेंगे कि 1 मार्च 2025 तक क्या वो जुपिटर कोई नक्षत्र चेंज कर रहा है। जुपिटर चंद्र के नक्षत्र में है। अब वो नक्षत्र कब बदली करेगा? देखो यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मून है, दिख रहा है। हाँ। अब ये स्लो मूविंग प्लैनेट है तो मैं सीधा मंथली जंप करूंगा। यहाँ चेंज हो गया। चेंज हो गया, तो अब एग्जैक्ट मैं निकालूंगा। अभी वीकली के ऊपर जाऊंगा, कौन से वीक में वो चेंज कर रहा है। देखो चंद्र, जुपिटर ने मंगल का नक्षत्र, देखो अभी एक 9 अप्रैल तक चंद्र में है, 10 अप्रैल को कहां पर आ जाएगा? मंगल के नक्षत्र में आ जाएगा जुपिटर। तो 10 अप्रैल तक से मंगल के नक्षत्र में, और 10 अप्रैल के पहले 9 अप्रैल 2025 तक चंद्र के नक्षत्र में। तो अब क्या होगा? चंद्र के नक्षत्र में प्रॉपर्टी का योग बन रहा है कि मंगल में, वो हमें इससे पता चलेगा स्क्रिप्ट के हिसाब से। बराबर है? और ये मार्च 2025 है। अभी यहां पर तो कौन सा है? अभी तो अप्रैल 2025 है। अब देखते हैं कि जुपिटर आगे कब तक नक्षत्र सेम रहता है। तो सर ये चेंज क्यों कर रहे हो आप? मतलब क्यों? केतु की अंतर्दशा 1 मार्च तक चलने वाली है ना। 1 मार्च तक केतु के अंदर केतु की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा 1 मार्च तक चलने वाली है। हाँ लेकिन जुपिटर की अंतर्दशा तो अगस्त तक चलने वाली है। हाँ अभी मैंने निकाला है 1 मार्च 2025 केतु की प्रत्यंतर दशा का समय। हाँ। तो मैं तब तक मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि 1 मार्च 2025 तक
कोई सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? जुपिटर कौन से नक्षत्र में होगा, क्योंकि अगर बीच में अंतर्दशा ने ना बोल दिया तो होने वाला नहीं है। क्या नहीं समझ में आ रहा है पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछो क्या नहीं समझ में आ रहा है। कि ये क्यों चेंज कर रहे वो हैं? अभी बताया ना मैंने आपको, मैंने क्या बोला आपको, प्रत्यंतर दशा मैंने कौन सी ली है, केतु की। केतु के, हाँ। लेकिन केतु रिजल्ट कब देगा, जब जुपिटर पॉजिटिव होगा तो। बीच में जुपिटर नेगेटिव हो गया तो केतु तो देने वाला है नहीं रिजल्ट। बराबर। समझ में आ रहा है। इस तो पॉजिटिव होने के लिए हम क्या ढूंढ रहे हैं? पॉजिटिव होने के लिए हम ये ढूंढ रहे हैं कि जब तक ये केतु की प्रत्यंतर दशा चलेगी तब तक जुपिटर कौन से नक्षत्र से गुजरेगा। अच्छा, और वो कौन सा नक्षत्र सपोर्ट और कर वो रहा है? हाँ उसमें से बस। कौन सा नक्षत्र हेल्पफुल है प्रॉपर्टी लेने के लिए। ठीक है, हाँ, मतलब क्योंकि जुपिटर की एडी अंतर्दशा तो अगस्त 2025 तक चलने वाली है। हाँ। लेकिन मुझे इनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से केतु की प्रत्यंतर दशा बहुत स्ट्रांग और पावरफुल दिख रही है। ठीक है। अगर वो टाइम पे जुपिटर सपोर्ट कर रहा है तो जुपिटर भी फेवरेबल एज अ अंतर्दशा लॉर्ड, जुपिटर जिसके नक्षत्र में है वो भी फेवरेबल एज अ अंतर्दशा का गोचर में जो प्लैनेट है वो, और उसी के साथ में प्रत्यंतर दशा भी सपोर्टिव, तो इसमें इवेंट मैक्सिमम केस के अंदर हो जाता है। अच्छा। आया समझ में। हाँ। अब यहाँ पर 1 मार्च 2025 तक केतु चलेगा, लेकिन हमने यहाँ पर देख लिया कि 9 अप्रैल 2025 तक चंद्र में है, तो 9 अप्रैल के पहले ही 1 मार्च तो आ गया, तो मुझे खाली चंद्र चेक करना है। बराबर। उसके बाद तो मंगल है, हाँ। तो तब तक तो केतु चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। नो डाउट केतु के बाद में शुक्र है और शुक्र 11th हाउस को दिखा रहा है उनके हाँ। कुंडली में, हाँ। तो मैं एक बार मंगल भी चेक करूंगा तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया बात। हाँ। इसलिए जब तक ये लिख के नहीं करोगे एक एक चीज नहीं बैठेगा दिमाग में, हवा में मत करना। नहीं, हाँ। लिख के डेट वाइज आप करोगे तो ही बराबर बैठेगा दिमाग में, बात समझ लेना। अभी मेरा मतलब कहने का नहीं, ये आपके पास मेन डेट है, उसमें से कौन सी डेट हो सकती है वो आप निकाल। ये मेन डेट मेरे पास है। हाँ। सुनो, ये मेन डेट मेरे पास है वो अंतर्दशा की। हाँ। अब वो अंतर्दशा का प्लैनेट अगस्त तक चलने वाला है, लेकिन उसके अंदर मुझे बाकी से लेना देना नहीं है। पहले तो मुझे लग रहा है कि ये 2 प्रत्यंतर दशा में इवेंट हो सकता है। बराबर। तो जब ये 2 प्रत्यंतर दशा मुझे फेवरेबल मिली, क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखना, पहले दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा डिसाइड होगी, फिर गोचर के ऊपर जाएंगे। बराबर। डायरेक्ट गोचर के ऊपर नहीं जाना है। हाँ। अकेला गोचर कभी भी रिजल्ट नहीं देगा। हाँ। तो जब तक आपको पहले महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा डिसाइड नहीं होती है तब तक गोचर देखने का कोई मतलब नहीं है। मैंने यहाँ पर क्या देख लिया कि मुझे स्ट्रांग लग रहा है कि जुपिटर के पास सब नंबर है जो उनको चाहिए। हाँ। तो मैं जुपिटर के ऊपर बहुत फोकस कर रहा हूँ, बराबर। और 22 अगस्त 2025 तक जुपिटर चलने वाला है। जुपिटर के बाद में अगर नहीं हुआ तो 3 साल फिर कुछ नहीं होगा, वो भी हमने चेक कर लिया। बराबर। तो अभी मैं पहले इधर की चिंता करूंगा, तो मैंने अंतर्दशा तो चेक कर ली। अब अंतर्दशा के बाद आता है प्रत्यंतर। प्रत्यंतर। तो प्रत्यंतर में जो गुजर गया वो तो गुजर गया, अभी जो बाकी है उसके ऊपर चेक करेंगे। अभी चालू है शनि, शनि में तो कोई नंबर है नहीं फेवरेबल। शनि के बाद आता है बुध, बुध में भी फेवरेबल नहीं है। सीधा केतु के अंदर फेवरेबल नंबर है, अच्छा, इसीलिए केतु पकड़ा। इसीलिए केतु तो पहले ही बता दिया मैंने आपको, इसीलिए यहाँ पर केतु पकड़ा। अब केतु की प्रत्यंतर दशा जो 9 महीने, जो 11 महीने तक चलने वाली है, उसके अंदर जुपिटर की क्या पोजीशन है। अगर मान लो वो टाइम पे जुपिटर, समझ लेना, ऐसे कोई नक्षत्र में जा रहा है जो प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कितना भी प्रत्यंतर आने दो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ। इसीलिए ये चेक करना जरूरी है। आया समझ में। हाँ। तो अभी हम देखेंगे चंद्र के नक्षत्र पे। चंद्र का नक्षत्र सपोर्ट कर रहा है 4 नंबर है। 4 नंबर आ रहा है प्रॉपर्टी का, और सामने वाले का 5th हाउस, यानी सामने वाले की इच्छा पूर्ति भी हो रही है। और चंद्र के बाद अगर मैं आगे बढ़ू मंगल, तो मंगल का जो नक्षत्र है वो देखो 3, 5, 10, 12, 4, वो सब ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। अब मंगल के नक्षत्र में जाएगा जब जुपिटर, तो 10 अप्रैल 2025 से जाएगा। लेकिन तब तक यहां पर कौन सी प्रत्यंतर दशा चालू हो गई होगी, वीनस की। तो वीनस 11th हाउस लेकर बैठा है, और वीनस के अंदर जो 11th हाउस आ रहा है वो नक्षत्र के सबलॉर्ड पे है। राहु 11th हाउस दे रहा है, राहु 11th में बैठा है, तो मैं वीनस को भी कंसिडर कर सकता हूं डेफिनेटली, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है। आया समझ में। अच्छा, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का देखो तो मंगल में 4-12, जुपिटर में भी 4-12, लेकिन यहां पर कहीं पर 11 नहीं है, तो वो 11 उसको इधर से मिल जाएगा। वीनस। वीनस 4, 11, 12
महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का कॉम्बिनेशन बना, और जब जुपिटर अप्रैल महीने 10 अप्रैल के बाद मंगल के नक्षत्र में जाएगा तो मंगल के पास देखो कौन से नंबर है आपको जो चाहिए प्रॉपर्टी लेने के लिए, 4, 11, 12, तो 4, 12 है। अभी है, हाँ। सामने वाले को मिले उसके लिए चाहिए 3, 5, 10, तो वो भी है। वो भी है। अच्छा, 6 नंबर है मंगल में? नहीं है। 6 नंबर नहीं है, ठीक है। 3, 5, 10 और 4, 12 है, तो हम ये कह सकते हैं अब मून शुक्र का प्रत्यंतर कब तक चलने वाला है? 1 मार्च 25 से लेकर 27 अप्रैल 2025, यानी कि ये लगभग 2 महीने का समय है। तो अच्छा, उसमें भी देखो 1 मार्च तक तो वो जुपिटर चंद्र के नक्षत्र में है, तो तब तक तो होने का सवाल नहीं है, यानी एग्जैक्ट डेट आपको अभी एकदम नजदीक पहुंच गए। 10 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में ये इवेंट होगा। एकदम नजदीक। आया समझ में? कितना 15 दिन का टाइम निकाला हमने, 17 दिन का। अब आपको इतना एकदम स्पेसिफिक समझ में आ गया, देख लिया, हमको सब समझ में आता है, लेकिन जितना जरूरी है और कम है बोलोगे उतना अच्छा है। आपकी जगह पे क्लाइंट होगा और मैं एस्ट्रोलॉजर होगा तो मैं क्या कहूंगा, अप्रैल महीने में होने के योग है, मैटर खत्म। डेट पहले तो अगस्त ही बोलूंगा, अगले साल अगस्त महीने तक हो जाएगा, बस बात खत्म हुई। हाँ बराबर है। तो अभी हमने महादशा देखी, अंतरदशा देखी, प्रत्यंतर दशा देखी, उसका गोचर देखा। अब 10 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में सूर्य कहां पर होगा? सूर्य क्यों? जुपिटर हमेशा इवेंट का ईयर बताता है, कौन से साल में इवेंट होगा। सूर्य क्या करता है? महीना बताता है। तो अगर सूर्य गोचर में ऐसे कोई मंथ के अंदर होगा जो इसको सपोर्ट कर रहा है, ये डेट में हम चेक करते हैं। डेट वेट तो सब आ गई है? नहीं, अभी मुझे सीधा 10 अप्रैल के बाद में जाना है। 10 अप्रैल पे अभी ये डेट काम में नहीं आएगी। दस अप्रैल से मुझे सूर्य का पोजीशन देखना है, जुपिटर। सूर्य जुपिटर के नक्षत्र में, बुध के, जुपिटर की राशि में, बुध के नक्षत्र में। अभी सूर्य हर 15 महीने की 15 तारीख के बाद राशि चेंज करता है। देखो 10 अप्रैल को कौन है? जुपिटर है और बुध का नक्षत्र है। आगे जाओगे तो सीधा मंगल की राशि और केतु का नक्षत्र आ गया 17 तारीख को। 15 तारीख के बाद सूर्य हर 15 तारीख के बाद राशि बदलता है। ये सब रूल दिमाग में फिट होने चाहिए। अब यहां पर आप देखोगे तो मर्क्यूरी के नक्षत्र में है सूर्य, तब तक तो काम नहीं होगा क्योंकि मर्क्यूरी सपोर्ट नहीं कर रहा है कुंडली में। हाँ। तो जैसे ही वो जंप करके राशि चेंज करके आगे बढ़ेगा, अभी एक एक दिन चेक कर लेते हैं। 14 अप्रैल, नीचे लिखा है। हाँ 14 अप्रैल को सूर्य जो है मंगल की राशि में जाएगा और केतु के नक्षत्र में जाएगा। केतु तो है ही फेवरेबल। मतलब तो अब क्या हो गया? 14 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में इवेंट होगा। एकदम नजदीक। 14 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में इवेंट होगा। यहां तक हम पहुंच गए। आया समझ में? अभी 14 अप्रैल को सैटर्न कहां पर होगा? ध्यान पण प्रॉब्लेम होता ते गोचर। सैटर्न वो टाइम पे होगा जुपिटर के नक्षत्र में। ये देखो 14 अप्रैल का ही डेट है। सैटर्न जुपिटर की राशि, जुपिटर का नक्षत्र। सैटर्न इसलिए पकड़ा कि गोचर के अंदर जब सैटर्न और जुपिटर मिलके कोई एक चीज को हाँ बोल दे तो वो टाइम पे आपका वो इवेंट होता ही होता है। कोई भी चाहे इवेंट हो, कोई भी इवेंट क्यों ना हो, क्योंकि सैटर्न जब तक कोई चीज के लिए हाँ नहीं बोलता है वो इवेंट नहीं होता है। सैटर्न को एस्ट्रोलॉजी के अंदर काल कहा गया है। काल मतलब समय। जब तक सैटर्न की मर्जी नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं होगा, कोई इवेंट नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर सैटर्न ने हाँ बोल दिया,
अब सैटर्न एक राशि के अंदर 2.5 साल तक रहता है, तो ऑब्वियसली किसी को भी इच्छा होगी कि भाई चलो सैटर्न ने हाँ बोल दिया तो ये 2.5 साल में होगा। अभी जिसका 15-20 साल से काम नहीं हो रहा है उसको आप बोलोगे कि ये 2.5 साल में काम हो जाएगा, वो तो तभी भी खुश हो जाएगा। लेकिन अभी समझो कि हमें ये देखना है कि 2.5 साल के अंदर भी और कौन से साल में, क्योंकि 2.5 साल के अंदर एक पूरा साल, दूसरा पूरा साल और 1 साल के 6 महीने, तो ये 2 साल और 6 महीने में कब होगा वो अगर ढूंढना है तो जुपिटर वो हमें बताएगा। तो पहले तो सैटर्न हाँ बोलना चाहिए, और जो सैटर्न हाँ बोलेगा वो 2.5 साल के अंदर जुपिटर कौन से साल के अंदर ये जो हमने अभी सिस्टम देखा उसको सपोर्ट कर रहा है वो कंफर्म करोगे। फिर सूर्य, उससे महीना पता चलेगा, और फिर चंद्र से दिन पता चलेगा, और फिर लग्न से घंटा और मिनट भी पता चलेगा। बट अब सूर्य तक ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे। ऐसा बहुत ज्यादा हो गया ये। मेरा एक क्वेश्चन है, ये तो मेरी तो जुपिटर की महादशा है, अंतर्दशा। सॉरी अंतर्दशा है, इसके लिए हमने जुपिटर देखा। कभी कभी आप बोलते हो कि जुपिटर देख, अभी जस्ट आपने बोला कि पहले शनि देखो, फिर जुपिटर देखो, फिर सूर्य देखो। अगर किसी की जुपिटर की अंतर्दशा नहीं हो और मंगल या कोई भी प्लैनेट की हो तो कैसे करना है? पहले जो अंतर्दशा है वो देखना है, उसके बाद ये सब देखना है, कैसे रहता है? सबसे पहला रूल, पहले तो कंफर्म करो महादशा सपोर्ट में है कि नहीं। हाँ, हो सकता है। सेकेंड नंबर पे कंफर्म करो कि अंतर्दशा का प्लैनेट, जुपिटर तो कोइंसिडेंटली आपकी कुंडली में है, हाँ। किसी का राहु चल रहा होगा, किसी का सूर्य या शुक्र कुछ भी चल रहा होगा, हाँ। तो अंतर्दशा का प्लैनेट वो इवेंट को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अंतर्दशा ने ना बोल दिया तो वो अंतर्दशा में काम नहीं होगा। पहले तो महादशा ने अगर स्ट्रिक्टली ना बोल दिया, नेगेट कर दिया, कंप्लीट नेगेट कर दिया तो खेल खत्म, पूरी महादशा भूल जाओ। अगर महादशा न्यूट्रल है या फिर महादशा सपोर्टिव है तो वो महादशा को कंसीडर कर सकते हो। सेकंड नंबर के ऊपर आओगे अंतर्दशा पे। अंतर्दशा XYZ किसकी भी चल रही हो, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, किसी की भी अंतर्दशा चल रही हो, सिस्टम यही है कि वो अंतर्दशा का प्लैनेट आपको जो नंबर चाहिए वो नंबर लेकर बैठा हुआ होना चाहिए, वो नंबर नेगेट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट स्ट्रांगली सपोर्ट मिलना चाहिए, अंतर्दशा का थप्पा लगना चाहिए, क्योंकि अंतर्दशा महादशा जो इवेंट बताती है उसको लॉक करता है। और कभी महादशा न्यूट्रल होती है तो अंतर्दशा खुद भी कैपेबल होती है वो रिजल्ट देने के लिए। न्यूट्रल है तो महादशा, तो अभी यहां पर कोई भी प्लैनेट है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये नंबर देखना है। फर्क कैसे पड़ेगा? मान लो मेलेफिक है तो मेहनत ज्यादा करवाएगा, बेनिफिक है तो थोड़ी कम करवाएगा, वो सबसे फर्क पड़ेगा। अच्छा, जुपिटर है और जुपिटर की अंतर्दशा में काम हो रहा है तो कोई धार्मिक स्थल के ऊपर, कोई आजू बाजू में धार्मिक स्थल होगा, ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी लेने के योग बन सकते हैं क्योंकि जुपिटर है। वीनस है तो एकदम गुड लुकिंग प्रॉपर्टी मिलने के योग बनते हैं क्योंकि अंतर्दशा में वीनस चल रहा है। मून चल रहा है तो आजू बाजू में पानी होगा, ऐसे योग बनेंगे, वो सारी चीजें हैं। बट नंबर जब तक सपोर्ट नहीं करेगा तो इवेंट नहीं होगा। तो हमने फिर क्या किया, महादशा फाइनल कर ली, अंतर्दशा फाइनल कर ली। अंतर्दशा फाइनल करने के बाद हमें लगता है कि ये अंतर्दशा में हो सकता है तो हम प्रत्यंतर पे जाएंगे कि कौन सी प्रत्यंतर दशा सपोर्ट कर रही है। सेम रूल है, प्रत्यंतर दशा भी नेगेट तो नहीं करनी चाहिए लेकिन प्रत्यंतर दशा सपोर्ट करनी चाहिए, फेवर करनी चाहिए। अब अगर यहां पर 4-12 मिल गया, यहां पर 4-12 मिल गया तो बचा 11, तो प्रत्यंतर में 11 पे ज्यादा फोकस करो। मान लो महादशा में खाली 11 मिला है, अंतर्दशा में सिर्फ 12 ही मिला है, तो क्या होगा, फोकस करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। मैक्सिमम केस में करेंगे, लेकिन फोकस करना है 4 नंबर मिलना चाहिए। आइदर यहां पे नहीं तो गोचर में 4 नंबर मिलना चाहिए तो वो ज्यादा स्ट्रांगली होगा। एक में मिल रहा है, एक में नहीं मिल रहा है, तो जिसमें नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दो, मिल रहा है उसको ज्यादा पकड़ो, तो आपका करेक्ट, आपका एक्यूरेट प्रिडिक्शन और नजदीक जाएगा। अब यहां पर मिल गया समझो उसको 11, यहां पर मिल गया 4, तो बचा कौन सा 12, तो फिर ऐसी प्रत्यंतर पकड़ो जो 12 नंबर को दिखाए। 4, 11, 12 का कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। और ये फाइनल करने के बाद फिर आप इसके ऊपर जाओगे। पहले गोचर में देखो शनि कहां पर है, उसके बाद में देखो गुरु कहां पर है, और उसके बाद में देखो सूर्य कहां पर है। शनि आपको 2.5 साल दिखाएगा, गुरु आपको 1 साल दिखाएगा, और सूर्य आपको महीना दिखाएगा। मेरा क्वेश्चन ही वही था, ये 3 समझ में आ गया, गोचर का समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ जो जुपिटर की जगह राहु है तो राहु देखना है या क्या देखना है? मतलब नहीं, गोचर के अंदर तो आपको ये तीन ही ये तीन ही प्लैनेट ही देखना है। देखने हैं, शनि, गुरु और सूर्य। ओके।
घटना कौन से 2.5 साल के अंदर होगी वो देखना है तो शनि, घटना कौन से एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर होगी वो देखना है तो जुपिटर, और वो घटना वो इवेंट कौन से महीने में होगा तो सूर्य। ये फिक्स है, ये सब बदली होते रहेगा। तो पहले शनि देखना है, फिर गुरु और फिर सूर्य। पर यहाँ पे अभी आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उसी में देखो, मैं उसमें आपको समझाता हूँ। हाँ बस यहाँ पर आपने ट्रांजिट की डेट सेट कर ली, उसके बाद में मान लो कि जुपिटर की पोजीशन देखनी है तो आप जुपिटर के ऊपर ये कर्सर लेकर जाओगे तो यहाँ पर लिखा होगा शुक्र, जो पहला लिखा है वो राशि, सेकंड लिखा है वो नक्षत्र। पहले अपन ने शनि देखना है तो शनि कैसे देखना शनि देखो, ठीक है, शनि पर लेके जाओ ना कर्सर, क्या फर्क पड़ता है। शनि पे जुपिटर की राशि में, जुपिटर के नक्षत्र में। हाँ, शनि ऐसा शनि जुपिटर के नक्षत्र में है और जुपिटर फेवरेबल है तो मतलब शनि ने हाँ बोल दिया है। हाँ बस फिर हम फिर जुपिटर पे जाओ। पढ़ना है। फिर से एक बार बोलता हूँ, पहले स्टेप्स महादशा नक्की करो, अंतरदशा नक्की करो, प्रत्यंतर नक्की करो, ये तीनों नक्की हो गया। फिर सैटर्न के गोचर के ऊपर जाओ। अगर शनि ने ना बोल दिया तो शनि ने ना बोल दिया तो वेट करो कि शनि नक्षत्र कब चेंज कर रहा है। ओके, हाँ, ये सवाल बराबर है। मान लो कि शनि ऐसे कोई नक्षत्र में है जहां पर 3, 8 और 12 आ रहा है, हाँ तो प्रॉपर्टी के इवेंट को नेगेट करेगा थर्ड हाउस, और साथ में 8, 12 मिल गया। समझ में आया? तो सैटर्न बेचारा अभी तो जुपिटर के नक्षत्र में, जुपिटर 3, 8, 12 दे रहा है तो नहीं होगा। तो वही राशि सेम रहेगी, ध्यान से सुनना। लेकिन राशि के अंदर नक्षत्र 3 होते हैं हर एक राशि में। ऐसे मतलब टेक्निकली 2.25 नक्षत्र, बट ऐसे आप ओवरऑल मोटा मोटी समझो तो 3 नक्षत्र। अभी वो टाइम पे सैटर्न होगा मीन राशि में, मीन राशि में 3 नक्षत्र। ऐसा मुंह बिगाड़ने से कुछ नहीं होगा। सैटर्न मीन राशि के अंदर 3 नक्षत्र, गुरु शनि बुध। मान लो सैटर्न जुपिटर के नक्षत्र में है और जुपिटर ने ना बोल दिया है, तो मतलब सैटर्न ने ना बोल दिया, जुपिटर के पास वो नंबर नहीं है। देन यू हैव टू चेक कि शनि खुद नक्षत्र कब बदली कर रहा है। गुरु के बाद शनि के नक्षत्र में कब जाएगा। राशि तो सेम रहेगी 2.5 साल तक। अगर जुपिटर के बाद में शनि के नक्षत्र में मिल रहा है 4-11, तो फिर क्या करोगे, सैटर्न का ये नक्षत्र पकड़ोगे और फिर इसके बीच में जुपिटर और सूर्य को चेक करोगे। मतलब सैटर्न 2.5 साल रहता है, एक राशि में 2.5 साल, लेकिन एक नक्षत्र में लगभग 1 से 1.25 साल, 1 साल। 1 साल तो मतलब जो 1 साल है उसमें नहीं हुआ तो उसके बाद वो जो अगले नक्षत्र चेंज करेगा वो नक्षत्र पकड़ना है। ओके, हाँ उसमें भी नहीं हुआ तो फिर बाद में जो फिर हाँ ऐसे आगे आगे बढ़ते जाने का। लेकिन साथ साथ में फिर ये इसके ऊपर भी ध्यान रखना, हाँ अच्छा अंतरदशा बीच में बदली हो गई तो फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत टाइम मेरी चाल अरे इसमें आप देखो ना, मान लो जुपिटर सपोर्ट नहीं कर रहा है, सर शनि से जाओ ना, वही सिखाओ ना। क्या चेंज करने की पूछ रहे हो? गोचर का पूछ रही हूँ मैं। कि शनि अरे इधर से ये है ना, चेंज सिटी और टाइम। शनि का अपन ने कर्सर लाया शनि के ऊपर, फिर गुरु आया। अगर वो नक्षत्र में नहीं हुआ फिर क्या करना है? तो डेट आगे बढ़ाने का। अभी इधर 10 अप्रैल है हाँ। और जुपिटर ना बोल रहा है, तो मैंने आपको क्या हिंट दिया कि सैटर्न लगभग 1 साल तक एक नक्षत्र में रहता है। तो क्या करने का, 10 अप्रैल के बाद में 10 अप्रैल 2025 से सीधा 26 पे जंप मारने का। अच्छा, इसमें डेट चेंज करना है, उसमें आप टिक टिक करके चेंज कर लेते हो। वो सॉफ्टवेयर मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर है। तो हमारा भी हो जाएगा ना, हम भी ले लेंगे। देखो अभी चेंज किया, 1 साल आगे बढ़ गया। देखो आ गया शनि के नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में आ गया। अब इसमें ढूंढना है कि एग्जैक्ट शनि में कब एंटर हो रहा है। तो एक एक दिन पीछे हमको नहीं ढूंढना है इतना अभी। हम ऐसे ही बोलेंगे अगस्त तक हो जाएगा बस। प्रैक्टिस एक ही है जो आपको बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है और कोई नहीं सिखा सकता है। इतने तक समझ में आप तो आ गया। लकी हो कि वीडियो है आपके पास, बार बार वही चीज सुन सुन के करते रहोगे तो दिमाग में तो बैठेगा, लेकिन पेन पेपर लेके प्रैक्टिस करो 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 तभी होगा। आज देखो मेरे तो इतने प्रिडिक्शन ईश्वर की कृपा से, सरस्वती माता के आशीर्वाद से, कुल देवी जी के आशीर्वाद से सच पढ़ रहे हैं। मैं तो सब डाल रहा हूँ फेसबुक पे, ऐसे ही नहीं पढ़ रहे, इतना करना पड़ता है उसके लिए। और इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समय धीरे 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 कम लगेगा। चलो अब ये आपकी कुंडली सामने है और इसके अंदर हम चेक करते हैं कि आपके कस्कल सबलॉर्ड मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, और उसके साथ में कनेक्टेड जो हाउसेज है उसका। अब जो मैं आपको पूछ रहा हूं आपको यस और नो बताना है, तो उससे हम एक एक चीज चेक करेंगे। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। सबसे पहला फर्स्ट कस्कल सबलॉर्ड। फर्स्ट कस्कल सबलॉर्ड किसी भी व्यक्ति की नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड और पर्सनालिटी को दिखाता है।
फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड जब भी मंगल बनता है तो वो व्यक्ति का नेचर शॉर्ट टेम्पर होता है। शॉर्ट टेम्पर है नेचर हाँ। है, बराबर। तो एक चीज मैच हुई। अब मंगल के ऊपर, क्योंकि मंगल अनटेनेंटेड है, तो मंगल के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन भी चेक करेंगे और नक्षत्र भी चेक करेंगे, तो नेचर का और डिटेल में पता चल सकता है। मंगल के ऊपर किसी का एस्पेक्ट कंजंक्शन नहीं है, वन एंड ओनली मंगल है, ठीक है। और नक्षत्र कौन है उसका? वीनस। नक्षत्र लॉर्ड है वीनस। वीनस के साथ में कंजंक्शन में है मर्क्यूरी, बराबर है। अब वीनस के साथ में कंजंक्शन में मर्क्यूरी है, उसका क्या प्रेडिक्शन है? तो मैं कुछ पूछ रहा हूं, आपका नेचर कैलकुलेटिव है, हाँ। बराबर। दूसरा, माइंड में ड्यूअलिटी रहती है, ये चीज करूं नहीं करूं, होगा नहीं होगा, करूं नहीं करूं, होगा नहीं होगा, कि कैलकुलेटिव? कैलकुलेटिव। तो मर्क्यूरी बैठ गया, मंगल बैठ गया। अब वीनस, तो वीनस जो चीज का कारक है, क्या आपको हॉबीज के अंदर, मतलब आर्ट के अंदर इंटरेस्ट है? कोई भी प्रकार का आर्ट हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, डांस हो सकता है, बहुत। तो मैच हो गया फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड विदाउट एनी डाउट। क्लियर हो गया? पहली बात ये। अब हम आते हैं फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड पे। फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड से हम मदर के नेचर को चेक कर सकते हैं, मदर के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं। फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड है केतु। केतु यानी कि स्पिरिचुअल, मदर का नेचर स्पिरिचुअल है, धार्मिक है एकदम। चलो मैच हो गया। नक्षत्र में है मून, इमोशनल भी होगा, एंड साथ में आपकी मदर गुड लुकिंग भी रही होगी अपने देश के अंदर। मून है तो 3-4 चीजें, एक तो गुड लुकिंग, या तो विवरिंग माइंड, या तो फिर मूड स्विंग, और या तो फिर जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा इमोशनल नेचर। अभी एकदम खुश होती, थोड़ी देर में एकदम अजीब हो जाती, तो मूड स्विंग हो हाँ, गया। हाँ। तो मदर का नेचर मैच हो गया। अब आते हैं सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड से सूर्य, मतलब हस्बैंड का पता चलेगा। सूर्य है, हस्बैंड का नेचर इगोइस्टिक है, नहीं, ऑथोरिटी वाला है, नहीं है, स्टेटस के रिलेटेड कॉन्शियस है, उसको ऐसा, हाँ, स्टेटस चाहिए थोड़ा। ओके। अब देखो सूर्य जो है यहाँ पर क्या है, टेनेंटेड है, हाँ। इसके लिए आपने नहीं बोला, थोड़ा पावर कम हो गया सूर्य का। अभी नक्षत्र है, स्टार लॉर्ड है वीनस, हाँ। तो उनको भी सेम उसी तरीके से, वीनस है तो या तो ब्रांडेड कपड़ों के अंदर बहुत शौक होगा, परफ्यूम का बहुत शौक होगा, या फिर साथ में इसके अंदर अपना आर्ट के अंदर इंटरेस्ट हो सकता है, डांस म्यूजिक वो सारे। तो शुक्र मैच हो गया। अब शुक्र के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन, वही सेम मर्क्यूरी, उसका नेचर बहुत ड्यूअल है, हाँ। हो गया। देखो वही मर्क्यूरी आपके लिए कैलकुलेटिव का काम कर रहा है, उनके लिए ड्यूअलिटी का काम कर रहा है। अलग अलग नेचर के लिए अलग अलग चीजें होती है। अब आते हैं प्रथम संतान पे। फर्स्ट संतान 5th हाउस से देखेंगे। राहु जिद्दी है लड़का? नहीं, जिद्दी नहीं है। आप बोलोगे खड़ा हो जाओ तो बैठ जाएगा, बैठ बोलोगे तो खड़ा हो जाएगा, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। एनर्जेटिक है, हाँ। एकदम एग्रेसिव है, एनर्जेटिक है? नहीं, एनर्जेटिक वो लेजी है, और मतलब एनर्जेटिक तो बिल्कुल मेरे से एकदम ऑपोजिट है वो। लेजी है, हाँ। बराबर है। हाँ। देखो राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सैटर्न आलस देता है, बराबर। अब राहु भी अनटेनेंटेड है, सैटर्न तो नक्षत्र है, तो दोनों पे एस्पेक्ट कंजंक्शन चेक करेंगे। सैटर्न के साथ जुपिटर हेल्पफुल नेचर है, हाँ, बहुत। चलो हो गया। राहु के साथ में सेक्सटाइल मून है, इमोशनल, मंगल है, मून है तो इमोशनल, मंगल है तो एक्टिव, फिर भी एक्टिव और एनर्जेटिक तो होगा ही होगा, स्पोर्ट्स में कितना भी बहुत ना आगे। बोलो। हाँ स्पोर्ट्स, चलो हो गया। हाँ, स्पोर्ट्स में मतलब मंगल है तो स्पोर्ट्स का कारक है, तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है। तो आपका हो गया, मदर का हो गया, संतान का हो गया, हस्बैंड का हो गया, अब फादर का। 9th हाउस मर्क्यूरी, पापा ड्यूअल नेचर है होता। ड्यूअल नहीं, देखो मर्क्यूरी मतलब हर एक प्लैनेट के पास 4-4, 5-5 चीजें हैं। ड्यूअल नेचर नहीं होगा तो कैलकुलेटिव होगा, कैलकुलेटिव नहीं होगा तो टॉकेटिव होगा। टॉकेटिव थे पर ड्यूअल भी नहीं था, कैलकुलेटिव। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, Talkative। एक क्वालिटी आएगी और आएगी। अच्छा, एक बात ये होगी मर्क्यूरी की, उसके साथ में सन, मतलब नक्षत्र पे सन है तो वही फादर को स्टेटस का बहुत ख्याल होगा, या तो ईगोइस्टिक होगा फादर का नेचर, अथॉरिटी वाला होगा, मैं कहूँ वैसा होना ही चाहिए, हाँ। अथॉरिटी नेचर।
हाँ। अब एस्पेक्ट कंजंक्शन, सूर्य तो बेचारा अकेला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मर्क्यूरी अनटेनेंटेड है, तो मर्क्यूरी के ऊपर वही अगेन एस्पेक्ट है वीनस का। तो फादर का क्या था वीनस के हिसाब से क्वालिटी में? गुड लुकिंग, मैं बहुत हैंडसम है, एकदम हैंडसम। हो गया, फादर का मैच हो गया। अब सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड जो कि डिजीज को दिखाता है किसी भी व्यक्ति की बॉडी में, तो सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड है मून। अब जब मून आता है तो कौन कौन सी चीजें हो सकती है? सिक्स में पढ़ा है मून कौन सा डिजीज देता है? पानी के रिलेटेड, वाटर रिलेटेड डिजीज। उसी के साथ साथ में हाँ तो मून है और फीमेल है तो पीरियड के रिलेटेड कोई डिजीज होगा तो वो भी हो सकता है, वो भी मून में आता है। टेंशन, नर्वसनेस, डिप्रेशन, वो भी मून के अंदर आता है। इनसोम्निया यानी कि नींद कम आना, हाँ। विचार बहुत चलते रहना, वो भी मून के अंदर आता है। जो मैंने आपको सबसे पहले दिया है कौन से प्लैनेट से कौन सी बीमारी है वो सारी आपको पता होनी चाहिए, उसमें से 1 2 3 4 पूछोगे तो मैच होगा। अच्छा, मून अनटेनेंटेड है और मून के नक्षत्र में ही है, तो मून के सिवा एस्पेक्ट कंजंक्शन में कौन है वो चेक कर लेंगे। मून कोई नहीं है, ठीक है, तो बीमारी का भी मैच हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैरियर, और कैरियर में आपका आता है केतु, और केतु आपका है अनटेनेंटेड। 10th कस्पल सबलॉर्ड केतु, बराबर है। अब केतु आने का मतलब क्या है? आप भले काम कर रहे हो, कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन आपका कर रहे हो, लेकिन अंदर से आपको इच्छा नहीं है काम करने की। नहीं है, सच्ची बात है, वो केतु। सही बात है, एग्जैक्टली। कर रहे हो लेकिन अंदर से देखो तो इच्छा नहीं, अब समय आ गया, करना पड़ेगा, कर रहा हूं, कर रही हूं, वो सब बात अलग है। हाँ, आपके जैसा एंथुसियाज्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है, दिख रहा है वो तो। पक्का। काम से डिटैच हो, बट करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हो, वो एक अलग बात है। वो केतु। अब केतु का नक्षत्र लॉर्ड मून, बराबर है, तो आप अपने प्रोफेशन में इमोशनल रहोगे। कोई के हाँ पैसा नहीं तो ठीक है, और मून तो अकेला है। बोलो मिल गया सब कस्पल सबलॉर्ड? पहले पूछ लो, पहले हमने कस्पल सबलॉर्ड मैच किए, अब स्क्रिप्ट के ऊपर और नंबर के ऊपर जाएंगे, बट पहले कस्पल सबलॉर्ड हमेशा मैच करना है, ये भी ध्यान में रखना। अब नेचर को कैसे मैच करेंगे? समझो मंगल है, मंगल के नंबर आपके पास है 1 12 1 12 7 1 12 7 2 8। एस्पेक्ट कंजंक्शन है किसका? नहीं है। नक्षत्र के वीनस 1 5 2 7 1 5 2 और 7। बस पर। अब देखो इसको कैसे पूछना है सामने वाले को, एक बता दूं आपको। मंगल 12th हाउस में बैठा है, हाँ 12th हाउस है यहाँ पे, मंगल 12th में बैठा है, खर्चा करने का बहुत मन करता है, हाँ, करता पोते पर होता है, वो बात अलग है। खर्चे करने का बहुत मन होता है कि हाँ, नहीं, होता है। ये अपने को इससे मतलब है। नक्षत्र पे 5th हाउस, तो एक अगर फीमेल है तो कह सकते हो बच्चे से बहुत अटैच हो, बहुत। पहली बात। अब इसको मैच करना है मुझे, तो मैं 5th एंड 12th को करके क्या कहूंगा? नेचर की बात चल रही है, एंटरटेनमेंट के पीछे बहुत खर्चा करने का मन होगा, हाँ हाँ, बराबर है। महोत्सव के पीछे खर्चा करने का बहुत मन होगा। यही खर्चा होता है मेरा। 5 और 12 आ गया ना, 5th हाउस एंटरटेनमेंट, 12th हाउस खर्चा, मैटर खत्म। दूसरा, फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड 2nd हाउस को भी दिखा रहा है, हाँ, 2nd हाउस धन का भी है। अगर खाली 8 12 होता तो आपसे 5 पैसा नहीं बचता, लेकिन साथ में 2nd हाउस भी है, तो आप आपके फैमिली से भी अटैच हो, 2nd हाउस है, और आप पैसों से भी अटैच हो, और पैसे बचा भी सकते हो। हर एक नंबर अपना काम करता है, आपको समझाने का कारण यही, हर एक नंबर अपना काम करता है। एक नंबर आ गया, डोंट टेक इट पर्सनली, बट एक नंबर होता है जब किसी के भी इसमें, इनके ऊपर नहीं किसी में, वो व्यक्ति सेल्फिश होता है, पहले अपना देखेगा बाद में दूसरे की कथा, पहले अपना देखो। व्यक्ति खुद को ही दिखा रहा है, सेल्फ को दिखा रहा है, तो अपने बारे में तो सबसे पहले सोचेगा। अगर ये नहीं होता, खाली 12 होता, तो 12 मतलब सोशल, समाज, तो गांव का सोचता, ट्रू। बट एक है, पहले मेरा बाद में सबका करें, पहले मेरा कर। ट्रू, 100% ट्रू सर। समझ में आ गया? हर एक व्यक्ति धन के बारे में चाहेगा, तो भाई आपका फाइनेंशियल पोजीशन, धन की स्थिति कैसे रहेगी जीवन में? 2nd कस्पल सबलॉर्ड है, सैटर्न है। जब सैटर्न किसी भी कस्पल सबलॉर्ड का
किसी भी हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बनता है तो वो क्या दिखाता है? पहले तो स्लोली आपके पास धन का संचय होगा, स्पीड में नहीं होगा, पहली बात ये। दूसरा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा धन की प्राप्ति के लिए। तीसरा, धन प्राप्ति के लिए, धन के संचय के लिए आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली सेविंग करना पड़ेगा तो होगा, वरना नहीं होगा। तो सैटर्न ने इतना तो क्लियर दिखा दिया। अब सैटर्न के पास नंबर कौन से हैं? अभी देखो सैटर्न टेनेंटेड है, 2, 5, 4, 10, 11। तो ये सब नंबर की अपनी वैल्यू तो रहेगी डेफिनेटली, बट टेनेंटेड है। तो मैं पहले नक्षत्र की बात करता हूं। नक्षत्र पे कौन है? मून। नहीं, मून, और मून का नंबर है 2, 4। एस्पेक्ट कंजंक्शन, मून के ऊपर किसी का नहीं है। और फाइनल कौन बताता है? सबलॉर्ड। सैटर्न, मून, 2, 4। अब इसका मतलब ध्यान से समझना, सेकंड कस्पल सबलॉर्ड ने, प्लैनेट तो टेनेंटेड है बट नक्षत्र पे सेकंड नंबर आ रहा है, सबलॉर्ड पे भी सेकंड नंबर आ रहा है। तो ईश्वर की कृपा से चाहे जो आपके जीवन में बने, लेकिन पैसा तो आपके पास रहेगा। उसके अंदर तो कोई दो राय नहीं, पैसा तो रहेगा। अच्छा, इसका दूसरा मीनिंग क्या कर सकते हो कि ये व्यक्ति सेकंड कस्पल सबलॉर्ड जो है वो सोर्स ऑफ इनकम भी बताता है कि धन संचय कहां से होगा ये व्यक्ति के पास। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड सेकंड हाउस को ही दिखा रहा है, बराबर है। तो बैंक बैलेंस हो सकती है, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सारी चीजों में धन संचय कर सकते हो। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड फोर्थ को दिखा रहा है 3 बार। वास्तु से पैसा मिल सकता है, प्रॉपर्टी से पैसा मिल सकता है, फैमिली से पैसा मिल सकता है, घर पे काम करने से अथवा घर की चीजों से काम करने से पैसा मिल सकता है। इन शॉर्ट फोर्थ हाउस की चीजों से पैसा मिल सकता है। सोर्स ऑफ इनकम कुड बी फोर्थ हाउस। आ गया फोर्थ हाउस, और ये सबलॉर्ड लेवल पे है, यानी ये कंफर्म हो गया। और सबलॉर्ड पे मून टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है? मून टेनेंटेड, मून अनटेनेंटेड है, लेकिन लगभग कोई नहीं एस्पेक्ट करने नहीं है, कुछ नहीं है बस। तो अब ये चीज फाइनल हो गई, 2 और 4। सोर्स ऑफ इनकम, पैसा तो रहेगा चाहे जो बोलो। हाँ, मैं बोल रही हो सकता है कम ज्यादा, तो देखो दशा के ऊपर डिपेंड है, बट ऐसा आज तक नहीं हुआ होगा कि पैसों की वजह से आपका काम रुका हो, आपका काम नहीं हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। मांगना नहीं पड़ा किसी के पास, अपने आप कहीं से काम निकल जाता है। ये सेकंड हाउस, और सेकंड के कस्पल सबलॉर्ड में सेकंड हाउस, और ये फोर्थ हाउस। सोर्स ऑफ इनकम के अंदर फोर्थ हाउस का बहुत बड़ा रोल रहेगा। समझ में आया किस तरीके से एनालिसिस करना है इसको? अच्छा, मून सैटर्न है ना आपका, तो हाँ, तो सैटर्न टेनेंटेड है। अभी इसके साथ साथ में मुझे दूसरे नंबर लेने हैं, तो 5 है, 10 है, 11 है, ये ले सकता हूं, बट पावरफुल ये नंबर है, इसके लिए इसके ऊपर फोकस ज्यादा किया मैंने। आया समझ में? सीधा अभी पहले कर्म की बात करते हैं। 10th कस्पल सबलॉर्ड केतु। जब भी 10th कस्पल सबलॉर्ड केतु बने तो समझ लेना केतु के सिवा और कोई प्रोफेशन में सक्सेस नहीं मिलने वाला है। केतु से जुड़ा हुआ प्रोफेशन जब तक नहीं करोगे जीवन में, चाहे लाख कोशिश कर लो, प्रोफेशन कर्म के अंदर सक्सेस नहीं मिलेगा। देखो पैसा रहेगा वो एक अलग बात है, हस्बैंड ने दे दिया, खुद ने किधर से आ गया, फैमिली से आ गया, वो सब अलग बात है। बट ये खुद के कर्म की बात चल रही है। खुद के कर्म के अंदर पहला तो जब केतु है तो एक तो कर्म करने का मन होगा नहीं, डिटेच रहोगे। दूसरी बात कि जब केतु से जुड़ा हुआ कर्म करोगे तो कम काम करने की इच्छा होगी, ये भी एक सत्य है। केतु खींचेगा आपको उसकी तरफ, खींच रहा है। केतु में जुड़े हुए काम करोगे तो काम करने की थोड़ी बहुत इच्छा फिर भी होगी। मतलब समझो फॉर एग्जांपल वीनस का काम करने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, केतु का काम करने की 25, 30%, 40% तक भी इच्छा होगी, क्योंकि 10th कस्पल सबलॉर्ड खुद ही केतु है। केतु से जुड़े हुए काम जब तक नहीं करोगे करियर में सक्सेस नहीं मिलेगा, पहली बात। केतु का स्टार लॉर्ड है मून, केतु के नंबर है 2, 10, 4। सर ये टैलेंटेड अनटैलेंटेड है। हाँ, वो तो अलग बात है, उसका मैं एस्पेक्ट कंजंक्शन देख रहा हूँ। केतु में मून, मंगल, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। मून तो चलो यहाँ पर है,
मार्स, जुपिटर, सैटर्न। Saturn। ये इतनी सारी कथा तो केतु की हो गई। हम्म, केतु का स्टार लॉर्ड है मून, अभी इसको सीधा ऐसे लिखते हैं, ये हो गया CSL। नक्षत्र लॉर्ड हो गया मून और सब लॉर्ड हो गया राहु। हाँ। तो अभी चंद्र के पास नंबर कौन से है? 2, 4। मंगल पे 1, 12, 7, 2, 8। 1, 12, 7, 2, 8। जुपिटर 1, 5, 12, 9। 1, 5, 12, 9। शनि 2, 5, 4, 10। 2, 5, 4, 10। और मून में 2 और 4। 2 और 4 कर अनटेनेंटेड मून। मून तो नक्षत्र पे, इधर अनटेनेंटेड हाँ। नहीं देखना है। 5, 4, 10, 11 राहु का नंबर, और राहु अनटेनेंटेड है। है। मून और मंगल। राहु 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 मून और मंगल। 2, 4, 2, 1, 4। 12, 7, 2, 8। 10th कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में जो कस्पल सबलॉर्ड का प्लैनेट होता है वो क्या करता है? बोलो चलो, वो क्या करता है? वो क्या दिखाता है? 6 भी आएगा। हाँ 6 भी आएगा सर, मैंने भी। 6। 10th कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में 10th कस्पल सबलॉर्ड वाला प्लैनेट क्या दिखाता है? पहले वो बताओ। चलो याद है? एक ही लाइन में मुझे चाहिए या एक वर्ड में? एक मिनट सर, वापस बोलो सर। ये 10th कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में 10th कस्पल सबलॉर्ड का प्लैनेट चाहे केतु हो चाहे कोई भी हो, ये जो नंबर्स आते हैं वो क्या दिखाते हैं? किस चीज को दिखाते हैं? कौन से काम कर सकते हैं? कौन सी इंडस्ट्रीज? परफेक्ट, इंडस्ट्री वर्ड चाहिए था। हाँ, इंडस्ट्री बताता है। हाँ। तो अब देखो इसमें से कॉमन पहले से पावरफुल नंबर निकालो। सबसे पहला तो केतु अनटेनेंटेड है। केतु खुद कहां पर बैठा है? तो केतु 10th में बैठा है। 2, 4, 10। मून सेकंड में बैठा है। मंगल 12वें में बैठा है। 8 हाउस उसका खाली है। 8 हाउस खाली है, 12वें में बैठा है। फिर जुपिटर 1, 5, 12, 9, 9th खाली है, 5वें में बैठा है। 12, 9, 1, 5, 12, 9, तो 12 आ गया। 9, 5, 9 खाली। हाँ 9 लिखा। फिर सैटर्न 11 खाली है। 11 किसके पास है इसमें? नहीं है। 11 है नहीं ना किसके पास? हाँ होना तो चाहिए, फिर आएगा ना खाली। अरे भाई वो सब लॉर्ड की बात है, अभी हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से फील्ड में काम कर। हाँ, और कौन सी इंडस्ट्री और पावरफुल है। हाँ। यहाँ पर जो आया, एक बात समझो, आप हो चाहे क्लाइंट हो कोई भी, यहाँ पर जो आया उसमें सब में वो काम कर सकता है। बराबर। लेकिन मुझे अभी इतनी सारी बताओगे तो वो भी बोलेगा ना भाई कोई 2-3 बताओ। हाँ, हाँ। इतना क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो? तो बराबर। वो 2-3 इंपॉर्टेंट कैसे पकड़ना वो मैं आपको समझा रहा ओके। हूँ। और केतु खुद कहां पर बैठा है? 10th में बैठा है। ओके 9, 5 हो गया। हम वो पहुंचे थे जुपिटर पे, अब आएगा सैटर्न। सैटर्न बैठा है 5th में। सैटर्न के पास 5th हाउस है, 2nd हाउस में मून है, 4th है, 10th में केतु है, 6th खाली है। बराबर है? तो अब आपके लिए इतनी इंडस्ट्री सबसे मेन हो गई। पहली बात, ये सब कर सकते हो, इससे भी ज्यादा फोकस पहले इस पे करना है। पहली बात, इसमें भी 12 और 8। आप सीधा सीधा केतु में देखो कहीं पर है 8 हाउस? नहीं। एस्पेक्ट कंजंक्शन अगर आप मिस कर गए तो कितनी बड़ी चीज मिस कर जाओगे क्लाइंट की कुंडलियों में भी। ये ध्यान, ये समझा रहा हूं आपको। केतु डायरेक्टली 8 हाउस से कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही आप उसके ऊपर मंगल का एस्पेक्ट आया, मंगल 8 हाउस खाली लेकर बैठा है, यानी कि जब तक आप 8 हाउस से जुड़ा हुआ और केतु हो ऐसा कर्म नहीं करोगे, जिंदगी में उद्धार नहीं होगा। पहली बात, आपका प्रोफेशन 12th हाउस है तो बार बार बदली होते रहेगा जब तक घर से दूर नहीं जाओगे तब तक, या फॉरेन से जुड़ा हुआ काम नहीं करोगे तब तक। और अब दशाओं के ऊपर भी आधार रहेगा क्योंकि काफी सारी दशाएं निकल गई है। तो अभी आने वाली दशा में अगर 10 और 12 का कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर ये जो कर्म है वो आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। अच्छा। बराबर? तो 12 एंड 8 हो गया। 9th हाउस कंसल्टेशन, 8 हाउस तो एस्ट्रोलॉजी का, इंश्योरेंस का, जो भी 8 हाउस के फील्ड में है ही है। 2nd हाउस बैंकिंग इंडस्ट्री, मतलब ये सारी इंडस्ट्री के अंदर इन शॉर्ट अभी आप काम कर सकते हो। नक्षत्र के ऊपर कौन आ रहा है? 2 और 4। 2 और 4।
आ गया प्रॉपर्टी, वास्तु, रियल एस्टेट, कंसल्टेशन, रियल एस्टेट, फिर हॉस्पिटलिटी, व्हीकल, फोर्थ हाउस की इंडस्ट्री यहां से मिल गई। अब नक्षत्र, सॉरी, कस्पल सबलॉर्ड एंड नक्षत्र, क्योंकि कस्पल सबलॉर्ड अनटेनेंटेड है, नक्षत्र तो हमेशा दिखाएगा, 4 यहां पर लिख देता हूं। तो इतनी प्रॉपर्टी, अब हम क्या करेंगे, कोई भी क्लाइंट को इतनी इंडस्ट्री बता देंगे, उसमें भी क्या कहेंगे, भाई आप जो भी काम करो 8 हाउस तो उसके अंदर होना है। मान लो वो कहेगा 5th हाउस है तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पर आपका काम कौन सा होना चाहिए, रिसर्च का होना चाहिए, टेक्निकल काम होना चाहिए। अगर वहां पर रिसर्च में नहीं गए, टेक्निकल काम के अंदर नहीं गए, आपको लगा मैं हीरो बनने चला जाता हूं, फ्लॉप, महा फ्लॉप होगा, है ही नहीं। 8 और 12 को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बाकी सब बाद में। अब ये सारी चीजों के अंदर काम करके अल्टीमेटली आप करोगे क्या जीवन में, वो कौन बताएगा, सबलॉर्ड, वो उसकी क्वालिटी बताता है कि जीवन में अल्टीमेटली आप क्या करोगे। तो अभी यहां पर है राहु, राहु के पास देखो 11th हाउस है, खाली है, राहु बैठा है 4th हाउस के अंदर, 5 में प्लैनेट बैठे, 10 में बैठे हैं। चंद्र की स्टोरी 2nd हाउस, 4th में बैठा है, 4th में राहु ही है, चलो ठीक है। और मंगल, मंगल का तो यहाँ पर नंबर लिया था ना आपने, मंगल के पास है 12, 8, 7 भी खाली है। अल्टीमेटली कौन सी चीजों पे इशारा हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, सॉरी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब करके धन संचय, पैसा आएगा, इच्छा पूर्ति होगी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हो, इंडिपेंडेंट, सिर्फ और सिर्फ अब आपकी मेहनत करने की देर है बस, बाकी कुछ नहीं। बहुत बढ़िया नंबर है नीचे के लेवल पे। अच्छा, जब तक अगर आप एस्ट्रोलॉजी को छोड़ के गलती से भी किधर गए, ये बैंड बजा देगा 8 नंबर। नहीं छोड़ दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको समझा रहा हूँ, अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि केतु से कनेक्टेड है आपका कर्म, इसीलिए इंटरेस्ट पड़ रहा है, बाकी इंटरेस्ट भी नहीं पड़े। तो अगर 8 हाउस को छोड़ के और कहीं पर भी गए तो ये 8-12 बड़ा नुकसान करवा देगा। दूसरा, 8-12 का मतलब ये भी होता है कि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करके कभी भी काम करना नहीं है। अभी इसका मतलब समझ लो कि आपने 10 करोड़ रुपया या 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया कोई प्रॉपर्टी के अंदर या कोई प्रोडक्ट के अंदर, फिर आपने सोचा 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रही हूं, उसका मैं इतना प्रोडक्ट लूंगी, इससे इतना मार्जिन मिलेगा और इससे इतने में बेचूंगी, ये वाला काम कभी नहीं होगा। आपको जो इन्वेस्ट करना है अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना है। देखो 1st हाउस आ रहा है, पढ़ाई पे, नॉलेज पे, फिर समझो लुक्स के ऊपर, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने बिजनेस के लिए जो जो चीजें करनी पड़ती है उसके ऊपर 1 नंबर आ रहा है। यानी कि सेल्फ के ऊपर जितना करोगे उतना बेनिफिट है। बट अगर इस तरीके से किया कि 10 लाख का माल लिया, 20 लाख में बेचने की कोशिश की, नहीं बिकेगा। 8 और 12 क्लियर बता रहा है। तो धन की पोजीशन हमने देखी, नेचर हमने देखा, 10th कस्पल सबलॉर्ड से बिजनेस कौन सा करना वो देखा। चलो, कस्टमर के पास से पैसे निकालने में आप कैसे रहोगे, 6th हाउस को देखते हैं। कस्टमर का पैसा दिखाता है ना 6th हाउस। मून, 6th कस्पल सबलॉर्ड मून, 2-4, नक्षत्र, मून का नक्षत्र लॉर्ड मून, 2-4, सबलॉर्ड पे है मर्क्यूरी, 1-5-3-6, और मर्क्यूरी पे खाली एक वीनस का एक कंजंक्शन, वीनस 1-5-2-7, 1-5-2-7 बराबर है। मून के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन नहीं है ना, नहीं है, तो ये अनटेनेंटेड होके 2nd हाउस को दिखा रहा है, ये भी नक्षत्र 2nd हाउस को दिखा रहा है। अब अच्छे नंबर कौन से, कस्टमर के पास से ज्यादा पैसा मिले, पैसा निकाल सको, 2, 6, 11, 5, 8 और 12, ये इसमें आएगा तो नेगेटिव। तो सबलॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी, इधर तक ये है सबलॉर्ड। अभी सबलॉर्ड की कथा क्या है, 1-5-3-6 है। देखो छठा घर खाली है, हो गया स्ट्रॉन्ग एकदम। और एस्पेक्ट कंजंक्शन में वीनस है, वीनस 5th में नहीं बैठा है, 1st में, मर्क्यूरी भी 1st में, वीनस भी 1st में, यानी वो दोनों का पावर बढ़ गया। मून 2nd पे है, 7th हाउस खाली है, 5th हाउस में प्लैनेट बैठा है, 3rd हाउस खाली है। कस्टमर के पास से अच्छे पैसे निकाल सकोगे, आ गया। 2 और 6 भी आ रहा है,
दोनों कॉम्बिनेशन बैठ रहा है और 6 कस्पल सब लॉर्ड 6 को दिखा रहा है, तो कस्टमर के पास से अच्छे पैसे निकाल सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 8 12 कहीं पर भी खाली 5 है, बट 5 में तो प्लैनेट बैठे तो पावर कम हो गया। 5 8 12 कंप्लीट नहीं है, क्लाइंट के पास से पैसा निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डिपेंडिंग ऑन दशा, मान लो दशा में 8 12 चल रहा है तो वो टाइम पे थोड़ा कम मिलेगा, या 5 8 12 चल रहा है तो कम मिलेगा। दशा में 2 6 11 एक्टिव हुआ, यहाँ तो 6 हाउस है ही है, गप पैसा आएगा। अभी तक जितना भी है सबका पैसा आया ही है। ये चीज समझ में आया कैसे ये चीजें काम करती है। अब 6 डिजीज को भी दिखाता है, बीमारी को भी दिखाता है। 6 कस्पल सब लॉर्ड मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी अनटेनेंटेड है, वेन्स के रिलेटेड बीमारी हो सकती है, नसों के अंदर कोई प्रॉब्लम वेन्स के अंदर है, वही है, बराबर है। तो वो चीज मैच हो गई, सब लॉर्ड ने फाइनल बता दिया। और 6th हाउस खाली है और मर्क्यूरी तो स्ट्रॉन्ग हो गया ऊपर से। प्रॉब्लम आगे चल के भगवान न करे ऐसा हो, बट प्रॉब्लम बढ़े तो थोड़ा बढ़ भी सकता है। अब हेल्थ के एंगल से 5th हाउस का पावरफुल होना अच्छा है, तो रिकवर कर पाएगा। बट वही फाइनेंस के एंगल से अगर देखो तो है, अगर 5th हाउस एक्टिवेट होगा तो कस्टमर से पैसा भी नहीं निकाल पाएगा। 4th कस्पल सब लॉर्ड केतु, 2 10 4, वो तो केतु की पूरी स्क्रिप्ट ही आ जाएगी ना। हाँ, क्योंकि अच्छा 10 और 4 दोनों केतु ही है। हाँ चलो ठीक है, बोलो केतु का। अनटेनेंट है 2 10 4, एक्सपेक्ट है मून, मंगल, गुरु, शनि। मून तो 2 4 चलो। हाँ, मंगल 1 12 7 2 8, जुपिटर 1 5 12 9, शनि 2 5 4 10 11 6, नक्षत्र लॉर्ड मून 2 4, मून पे कोई एक्सपेक्ट कनेक्शन नहीं है। सब लॉर्ड राहु 5 4 10 11, मून 2 4 और मंगल 1 12 7 2 8। बराबर है। अब सब लॉर्ड फाइनल बताता है। हाँ, ऊपर की कथा सब जाने दो, सब लॉर्ड फाइनल बताएगा। राहु अनटेनेंटेड है तो राहु की स्क्रिप्ट बना ली। 4 आ रहा है, हाँ, 4 आ रहा है, घर लेने के लिए चाहिए 4 11 12, हाँ, बराबर है। अब देखो 12 आ रहा है और 8 आ रहा है। 11 भी आ रहा है सर। हाँ तो लिया ना मैंने। अब 11 नंबर अभी पावरफुल कौन सा वो देखना है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो 11th हाउस खाली है, बराबर है। मतलब पहले तो 4 11 12 चाहिए हमें, तो 4th हाउस आ रहा है, 11th हाउस खाली है और 12th हाउस में मंगल बैठा है, 4th हाउस में राहु बैठा है, 11th खाली है। तो ये 4 11 12 का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा बैठा है, बराबर है। 4 11 12। अब 12 नंबर जो पावरफुल आ रहा है और साथ में 8 हाउस भी खाली आ रहा है, तो सीधा सीधा तो काम होगा नहीं, बहुत हर्डल ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम के बाद काम होगा। पहली बात ये। दूसरी बात कि 12th हाउस एक्टिव है, फुल फ्लेज में है, तो घर जन्म से जन्मस्थल यानी कि बर्थ प्लेस से दूर घर लोगे तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बढ़िया काम करेगा। अब दोनों में से किसके 7th हाउस है तो हस्बैंड के नाम पे भी, हस्बैंड के साथ मिलके भी ले सकते हो। अब हस्बैंड की और आपकी दोनों की कुंडली को कंपेयर करना पड़ेगा कि आपके कुंडली में ये नंबर है, उनकी कुंडली में आपसे अच्छा है कि आपसे बुरा है। उनके कुंडली के अंदर अगर आपसे खराब नंबर है तो फिर आपका ये अच्छा हो गया। तो जो अब तक आप सोच रहे थे कि हस्बैंड के नाम पे लो, हस्बैंड के नाम पे लो, फिर आप अपने नाम पे लेने के लिए सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो। और अगर उनके कुंडली में आपसे अच्छे नंबर है तो फिर आपको छोड़ देना है, उनके नाम पे लेना है। यही चीज क्लाइंट के पास भी काम आएगी। प्रॉपर्टी लेनी है, पूछेगा कोई तो बोलने का हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली देख के मैं एकदम एक्यूरेट परफेक्ट बता सकती हूँ। खाली एक का देखोगे तो जिसका है उसका देख के बताऊंगा, बट दोनों का चेक करना है, कंपैरिजन करना है तो दोनों की कुंडली चाहिए और नंबर चेक कर लो, इतना सिंपल है। आई बात समझ में? मेरे नाम पे घर ले सकते हैं, लेने की पॉसिबिलिटी है। अब वो डिपेंड कब करेगा, आई मीन किसके ऊपर डिपेंड है? दशा के ऊपर। दशा के अंदर भी एक्टिव होना चाहिए वो नंबर, तब जाके रिजल्ट आएगा। महादशा, अभी आप ही बोला आपकी कुंडली में दशा कौन सी चल रही है? महादशा पहले तो जुपिटर की कब तक चलेगी? 26 तक। पूरी डेट बोलो ऐसा, 26 27 ऐसा नहीं। 3/4/2026। 3
4/4/2026। 3 अप्रैल 26 तक जुपिटर चलेगा। बाद में शनि, शनि चलेगा 3 अप्रैल 45 तक, बराबर है। तो अभी पहले जुपिटर की महादशा का तो एनालिसिस करें। अच्छा एक काम करो, जुपिटर के साथ में अंतरदशा देखो कौन सी चल रही है, क्योंकि उसका मेन पावर हो रहा है अभी तो। मुझे तो याद है, अभी तो राहु की चल रही है। कब तक चलेगी? 26 लिखने में चलेगी। अब देखो जुपिटर के नंबर 5, 9, 6, 11, सूर्य 1, केतु 10, 5, 11, चंद्र सेकंड हाउस। ये मैंने इधर जो लिखा है वही जुपिटर की स्क्रिप्ट लिखी, समझ में आया कि कंफ्यूज हो रहे हो? देखो चेक करो, ये जुपिटर की स्क्रिप्ट चेक करो। अच्छा ओके, 5, 11। हाँ ठीक है, हाँ समझे, समझ में आया? तो अब जुपिटर की ये जो महादशा है चालू कब से हुई है? 3/4/2000 यानी कि 4 अप्रैल से, 4 अप्रैल 2010 से चालू हुआ है, बराबर है। जुपिटर की महादशा संतान प्राप्ति को दिखा रहा है। बच्चे का जन्म कब हुआ है? 2010। डेट बोलो, डेट 10 तो बहुत बड़ा होता है। 8 जैन 2010। तो इसका मतलब जुपिटर में नहीं हुआ, उसके पहले हुआ, राहु में हुआ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो राहु में नंबर है संतान का, 5 नंबर है, हाँ। 5 और 11 भी है, तो परफेक्ट है। जुपिटर राहु की महादशा में संतान प्राप्ति हुई, तो कुल मिला के राहु में शादी भी हो गई, हाँ, राहु में अच्छा। संतान भी हो गया। तो अब जुपिटर का एनालिसिस करें तो यहाँ पर देखो ये 10 से लेकर 2026 में ओवरऑल अंतरदशा के लिए हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 16 साल तक पैसा तो रहेगा आपके पास। 2, 11, 6 है। 2/6 हाँ। ध्यान से सुना मैंने क्या बोला? अंतरदशा के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये 16 साल में 2, 6, 11 का कॉम्बिनेशन एक्टिव हो रहा है, हुआ था। आप देख लो पिछले 16 साल का इतिहास चेक कर लो, और 16 तो नहीं, अभी तो फिलहाल 24 में है, तो पिछले 14 साल का इतिहास चेक कर लो, पैसा तो रहा होगा। पैसे के लिए कोई काम अटका हो, रुक गया, फंस गया, ऐसा तो कोई यहाँ पर नंबर नहीं है। कभी भी नहीं। पहली बात 9th हाउस 10th हाउस आपका कर्म एक्टिव हुआ जुपिटर की महादशा के अंदर। जुपिटर आपको इस कर्म से जुड़ा हुआ कंसल्टेशन के फील्ड में लेके आया। हाँ। जुपिटर में आप, जुपिटर की महादशा में आप हायर एजुकेशन भी कर रहे हो, हाँ। कंसल्टेशन भी कर रहे हो, कर्म से जुड़ा हुआ है। आ गया? साथ साथ में एंटरटेनमेंट मौज शौक भी बहुत किए हैं जुपिटर में। 5 और 11 है, बराबर है। तो कुल मिला के तो एक अच्छा समय ही है, कुछ खराब नहीं है। तो इन शॉर्ट ये कॉम्बिनेशन बराबर है, परफेक्ट है। अभी जो मेंटल पीस नहीं है। Yes. आप देखो मंगल की अंतरदशा कब से शुरू हुई, देखो पहले मैं बोलता हूं ये सारी चीजें, मेंटल पीस नहीं है, ये है वो है, 2021 के बाद आपका ये सब शुरू हो गया। हाँ ज्यादा 100%। बराबर है। Yes. अब ये मैंने कैसे बोला, 2021 के बाद ये सब ज्यादा हुआ है, मैं ये बोल रहा हूं। तो कौन सी अंतरदशा चल रही होगी बोलो? मून की। मून, मून के बाद आया मार्स, हाँ। मार्स के बाद आया राहु। मून की स्क्रिप्ट देखो, मून की स्क्रिप्ट के अंदर 6th हाउस है। हाँ। 6th हाउस किस चीज का होता है? नहीं, स्ट्रेस का। स्ट्रेस। 6th हाउस स्ट्रेस का होता है। 8th हाउस स्ट्रेस का होता है। 8th हाउस में तो एकदम हायर होता है। 8th हाउस तो डिप्रेशन का है, ये स्ट्रेस का है। अच्छा। चंद्र की अंतरदशा, जब चंद्र की महादशा चलेगी तो 10 साल के लिए, और अंतरदशा चलेगी तो 1-1.5 साल जो भी होगा उसके लिए, व्यक्ति का मूड बहुत स्विंग होगा, व्यक्ति का नेचर कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाएगा, बराबर है। और उसके साथ में जब 6th हाउस हो तो मेंटल स्ट्रेस बहुत होगा व्यक्ति को, चंद्र की अंतरदशा में। चंद्र के बाद आया मून, मार्स।
मार्स शॉर्ट टेम्पर, हाँ मार्स एंजाइटी का कारक है। यस अब मार्स की स्क्रिप्ट देखो, वो एंजाइटी 8 हाउस है मार्स की स्क्रिप्ट के अंदर, हाँ 12th हाउस है मार्स की स्क्रिप्ट के अंदर, हाँ 8 और 12 दोनों है, 6th है। 6 भी है। तो मार्स की अंतरदशा में ये चीज आपने हाईएस्ट फेस करी है। हम्म, मंगल खुद एंजाइटी का कारक है, बेचैनी का कारक है, एग्रेशन का कारक है, शॉर्ट टेम्पर का कारक है। जब भी वो अंतरदशा में या दशा में एक्टिव होगा, वो अपने कारक तत्वों को सबसे पहले एक्टिव करेगा। तो ये सब तो हो गया है, इसने एक्टिव तो कर दिया। इसी के साथ साथ में इसने क्या एक्टिव किया, 8 हाउस एक्टिव किया, 12th हाउस एक्टिव किया, 6th हाउस एक्टिव किया। हेल्थ के लिहाज से तो तीनों तीन नेगेटिव है, तो कहां से सुकून मिलेगा। अच्छा, उसके अंदर मंगल में शुक्र, शुक्र सूर्य, चलो ठीक है, फिर भी यहां पर मैं कहूंगा 1 नंबर आ रहा है। तो जैसे तैसे करके भी आपने सिचुएशन को मैनेज किया है, हाँ किया ही है। क्योंकि फर्स्ट हाउस आ रहा है तो व्यक्ति खुद कुछ भी करके मैनेज कर लेगा। मुझे कोई दिक्कत है बोले तो कैसे जी रही है, ऐसे सब 1 कुछ नंबर से है। जी रही है, 1 नंबर से। हाँ और अगर इसका कंप्लीट कॉम्बिनेशन देखो अगर मंगल का, तो 1, 6, 8, 12 है कि नहीं। हाँ छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हुआ होगा, छोटी मोटी सर्जरी भी हुई होगी, छोटी मोटी, या तो कुछ घाव लगा होगा, चोट लगी होगी, कुछ भी। चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो जैसे तैसे करके आपने फर्स्ट हाउस के हिसाब से मैनेज कर लिया। बाकी 6 से 12 की वजह से आपको मेंटल पीस नहीं है। अब वो खत्म कब हुआ, मंगल का अंतरदशा का पीरियड खत्म हुआ 8/11/2023। इसी बीच में आपने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया। मंगल की अंतरदशा थी तभी आपने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया। सर बाद में ना 23 के बाद 23 के बाद नहीं, कौन सी डेट है, याद है एग्जैक्ट? नहीं, याद नहीं है, ओके ठीक है। पर 23 में मैंने मतलब इसमें नहीं किया है, 23 के बाद 23 में किया है मैंने। First lecture. मैं पराशरी का पूछ रहा हूँ। हाँ पराशरी का ही 23 में किया। अरे 23 जाने तो देखो, अभी आप है ना एक हायर लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो। 23 ऐसा नहीं बोलने का, या तो एटलीस्ट मंथ एंड ईयर बोलो। क्यों? क्योंकि मान लो आप 23 बोल रहे हो, लेकिन समझो कि जुलाई 2023 उसमें अंतरदशा बदली हो गई तो कैसे पकड़ोगे? बराबर 23 तो बहुत लंबा होता है, वो क्लाइंट बोले वो बात अलग है, बराबर। बट हमें तो परफेक्ट बोलना है कि भाई ये टाइम पे या इस दिन पे। दिन अगर इन केस कोई कारण से याद नहीं है तो एटलीस्ट मंथ तो हमें याद रहना ही चाहिए कम से कम, तो आप टू द पॉइंट चीज पकड़ सकोगे और कुछ नहीं। हाँ 12/7/2023 इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो फर्स्ट। 12/7/23 यस। क्या बोला मैंने? मंगल की अंतरदशा में आपने शुरू किया। अच्छा अच्छा नहीं, इधर दिख रहा है, मेरे घर का डेट नहीं निकल रहा हूं मैं। मंगल की अंतरदशा थी 8 नवंबर 2023 तक। हाँ उसमें आपने शुरू किया जुलाई से। हाँ। और मुझे पक्का याद है, जैसे ही आपने एस्ट्रोलॉजी सीखने का शुरू किया वैसे वैसे ये 8 हाउस का इफेक्ट आपके ऊपर काफी हद तक कम हुआ। ये मुझे बराबर याद था। हाँ परफेक्ट। टाइम वाइम सब मुझे याद था, खाली इसमें से कंफर्म करना था। तो क्यों हुआ देखो, अभी मंगल ने 8 हाउस तो एक्टिव किया। अब जब 8 हाउस एक्टिवेट होता है और आप उसको खुला छोड़ देते हो तो वो आपको दुनिया भर की नेगेटिविटी माइंड में डालेगा। नेगेटिविटी, शंका, डाउट, बहुत कुछ नेगेटिव डालेगा, इनसिक्योरिटी, हाँ ये सब डालेगा। और ऊपर से मंगल का कारक तत्व। लेकिन जैसे ही आपने 8 हाउस के एट्रीब्यूट जो कि एस्ट्रोलॉजी है उसको एटलीस्ट पढ़ना शुरू किया कम से कम,
तो क्या हुआ, आपका माइंड 8 हाउस की वही एक्टिविटी के अंदर डाइवर्ट हुआ, तो जो नेगेटिव थॉट आ रहे थे उससे अब वो थॉट काफी हद तक कम हो गए, आपका माइंड 8 हाउस की एक्टिविटी में डाइवर्ट हुआ और आपको काफी रिलैक्स फील हुआ। हमेशा ये चीज ध्यान रखना है। अगर ऐसा 8-12 होता है, क्लाइंट को बताओ कि सब 12th हाउस एक्टिव है, आप चाहो तो योगा और मेडिटेशन करना शुरू कर दो और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी का पढ़ाई करो। भले मैं बोलता हूँ खाली यूट्यूब के ऊपर एस्ट्रोलॉजी के वीडियो सुनो, प्रोफेशन तो करना नहीं है उसको, खाली ग्रहों को सुनते रहो, समझते रहो, 8 हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। और कुछ नहीं तो क्राइम के वीडियो देखो, क्राइम की स्टोरी सुनो, 8 हाउस क्राइम का भी है, तो इसकी इफेक्ट काफी हद तक कम कर सकते हो। ये अपनी प्रैक्टिकल रेमेडीज है। वो चंद्र को ये चढ़ा दो, गुरु को ये चढ़ा दो, मंगल को कम कर दो, राहु को पावरफुल कर दो, वो सब चक्कर डापने में नहीं है, प्रैक्टिकल रेमेडीज है हमारी। आई बात समझ में? अब चालू हुआ राहु। राहु कब से चालू हुआ? 8-11 के बाद में राहु चालू हुआ। तो अभी राहु फिलहाल आपके जीवन में क्या चला रहा है? देखो, अब सबसे पहली बात तो ये जो मंगल भी 8 हाउस को लेकर बैठा था, राहु के पास भी 8 हाउस है। राहु क्या करता है? जो भी करता है अचानक करता है, और 8 हाउस है तो नेगेटिव। तो आपने अभी राहु का समय आपका चलने वाला है अप्रैल 2026 तक, तो प्रिपेयर रहना। रात को सोए थे, सब कुछ सही था, सुबह अचानक कुछ ऐसा हो जाएगा कि सोचा ही नहीं होगा ये क्या हो गया, समझ में? सांस अचानक ही गई। वो सांस को छोड़ दो अभी, वो तो अलग बात है, लेकिन आपके खुद के साथ भी ऐसा होगा, अचानक से कुछ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा ये हुआ क्या, आया कहां से। बहुत सारी चीजें ऐसे होगी, क्योंकि राहु है, उसका कारक तत्व ही है अचानक से करना, बड़े लेवल के ऊपर करना, सामने वाले को मौका नहीं देना, सोचा नहीं होगा वैसे करना, और साथ में 8 हाउस है। बट अब इसके साथ तो आपने जो मेंटल पीस नहीं है वो मैंने आपको समझा दिया। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया लुट गई, बर्बाद हो गए। आप एस्ट्रोलॉजी में हो, समझ में आया? जितना एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे, जितना एस्ट्रोलॉजी का स्टडी करोगे, 8 हाउस रिसर्च का भी है, जितना 8 हाउस में डूबे रहोगे, बाकी सारी जगह से मेंटल पीस मिलेगा। 8 हाउस को छोड़ दिया कहीं से भी नहीं मिलेगा। जितना 8 हाउस को पकड़ के रखोगे, मेंटल पीस मिलेगा। आपका जो शब्द था वो मैंने समझा दिया। अब राहु की स्क्रिप्ट, राहु की ओवरऑल स्क्रिप्ट क्या है? 4, 2, 12, 8। राहु सैटर्न है 5, 11, 6, 9, मंगल 12 और 8, और वीनस 1, 7, 3 और 6। मंगल, 1, 3, 6। राहु, शनि, मंगल, तीनों 3 मैलेफिक। राहु तो जो मैंने अभी बता दिया, मंगल वापस वही चीज, सबलॉट लेवल पे है फिर भी, और 8 और 12 है एंजाइटी, बेचैनी, शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा, दुनिया भर का सब। हाँ को तो आप ना बोलो, आप तो अच्छे हो कि आप हाँ बोल रहे हो, बाकी ना बोले तो भी इसको तो कोई जुटला नहीं सकता। मैं सच्ची बोलती हूँ हमेशा, जो भी है। और ये वीनस 1, 7, 3, 6, उसका क्या? थोड़ा बहुत बचा रहा है बेचारा आपको, थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत, बस थोड़ा बहुत। नेगेटिव कॉम्बिनेशन अगर देखे तो 6, 8, 12। पॉजिटिव देखे, देखो अभी ध्यान से सुनना, 2, 6, 11। हाँ वो भी है। फर्स्ट हाउस भी है, 1, 8, 12, कोई ना कोई प्रकार का छोटा मोटा। अच्छा 4 भी है, मतलब 1, 4, 8, 12 भी है। 3 भी है। सुनो, अगर व्हीकल चला रहे हो तो संभाल के चलाना। 1, 4, 8, 12 है। 4 नंबर व्हीकल, 8 नंबर एक्सीडेंट, 12 नंबर सर्जरी, मतलब 8 नंबर सर्जरी, 12 नंबर हॉस्पिटल, 1 नंबर बॉडी। छोटा मोटा कट लग सकता है, पेन हो सकता है, सर्जरी हो सकती है। व्हीकल संभाल के चलाना पहले। दूसरा 1, 6, 8, 12 बीमारी के चलते हॉस्पिटलाइज, तो ये भी एक योग दिखा रहा है। अगर बिजनेस की बात करूं, करियर की बात करूं, तो अच्छा समय है 2, 6, 11, पैसा आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, सैटर्न है, स्लो आ रहा है, और मेहनत करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। हाँ, और जुपिटर के बाद सैटर्न की महादशा आ रही है, वो तो हार्डवर्क करना ही करना है आपको, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। सैटर्न का भी अभी समझा दूंगा आपको 5 मिनट में। तो ये चीज एक कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया। दूसरा हेल्थ की रिकवरी के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा? 5, 9, 11। तो खराब भी है तो अच्छा भी है, अच्छा भी है। तो एकदम वर्स्ट नहीं होगा, बट एकदम सीधा सीधा भी नहीं चलेगा। दोनों है ना, 1, 6, 8, 12 भी है, और 5, 9, 11 भी है। अच्छा उसी तरीके से 5, 8, 12 भी है,
2 6 11 अच्छा नंबर है, तो 5 8 12 नेगेटिव नंबर भी है। मतलब इन शॉर्ट ये जो 2.5 साल है आपके, ऐसी लाइफ है, हाँ रोलर कोस्टर जैसे। रोलर कोस्टर है, और 8 हाउस रोलर कोस्टर को ही दिखाता है। 2 दिन अच्छे जाए तो आपको तो लगे मैं तो रानी बन गई, मेरी तो चांदी चांदी है, और तीसरे दिन फुस करके नीचे, हाय हाय मैं तो दासी बन गई। फिर 2 दिन दासी वाले, फिर 2 दिन रानी वाले। बस ये एक रोलर कोस्टर के जैसा गाड़ी चलेगा ये 2.5 साल। राहु तो बेचारा बहुत खिलाएगा आपको, पक्की बात है। फिर सर मेंटल पीस फील तो आएगा। देखो घर के लिए भी अगर हम बात करें तो 4 11 12 भी है, 4 11 12 भी है, लेकिन घर को नेगेट करने वाला 3 4 8 और 12 भी है, इसीलिए काम स्मूथली नहीं हो रहा है। मर मर के धक्का मार मार के जब होगा तब होगा। अच्छा दोनों है ना, स्मूथली नहीं है। मतलब ये अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। हस्बैंड का हाउस कौन सा? 7th हाउस। तो हस्बैंड की मदर का हाउस कौन सा हमारी कुंडली में? हस्बैंड की मदर, मदर्स हस्बैंड की मदर, तो उनसे उनका 4th हाउस, 7 to 4th हस्बैंड से 4th हाउस, 10th हाउस, हाँ यूटिलिटीज, हाउस रोटेशन, 10th हाउस। अभी मैं ये पूरी कुंडली को 10th हाउस से घुमा रहा हूं, इसको बोलते हैं रोटेशन, हाउस रोटेशन। मदर इन लॉ पास अवे, 7th हाउस हस्बैंड का, हस्बैंड की मदर 10th हाउस। तो मैं 10th हाउस से पूरी कुंडली को घुमा रहा हूं, और हम देखते हैं कि क्या जाने का योग था। बराबर है, ये पूरी कुंडली घूम गई। अब जाने के नंबर कौन से होते हैं? 2 7 8 12, 2 7 12, 2 7 12 और फर्स्ट हाउस बॉडी। बॉडी 1 2 7 12। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, खाली शॉर्ट में बता देता हूँ। सब डिटेल खा ली तो देखो इसमें राहु की पहले तो जुपिटर की महादशा चल रही है ना, जुपिटर में देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 और 12 आ रहा है। हाँ आया। अभी ये हो गई आपकी मदर इन लॉ की कुंडली। तो मदर इन लॉ के एंगल से 2 12 आ गया, देह का व्यय, बॉडी का व्यय 12th हाउस, और 2nd हाउस मारक, सॉरी बाधक। अंतरदशा राहु की, राहु में क्या आ रहा है देखो, 8 12 9, 2 भी है 2 भी है। अपनी कुंडली से सास का पता चलता है। हालांकि किसी की भी डेथ का ऐसे एक्यूरेटली तो आप किसी दूसरे की कुंडली से नहीं बता सकते, बट मोटा मोटी आपको मारक बाधक, हिंट आ सकता मारक बाधक ये सब समझ में आ गया। और राहु में तो 2 7 12 तीनों 3 है। देखो 2 है, 7 है और 12 है, पूरा कॉम्बिनेशन लेकर बैठा है राहु। महादशा के प्लैनेट के पास है 2 और 12, अंतरदशा के पास से बचा था 7, वो भी मिल गया। अभी प्रत्यंतर 29 नवंबर के पहले हो गया ना, प्रत्यंतर में शनि, शनि के पास भी है 12 नंबर। अभी गोचर को पकड़ते हैं, फेवरेट। रियल टाइम अभी का चाहिए, अभी का गोचर चाहिए तो रियल टाइम पकड़ने का। देखो इधर 28 नवंबर अभी का आ गया, बराबर है। अभी छोटा मोटा एकदम डिटेल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन मोटा मोटी देखो जुपिटर किसके नक्षत्र में, मंगल के, बराबर। शनि किसके नक्षत्र में, राहु के। तो नंबर देखो किसके पास क्या है, राहु तो दे ही रहे नंबर, राहु तो कंप्लीट नंबर लेकर बैठा है, सैटर्न देखना है अभी। बराबर समझ में आ गया। और जुपिटर मार्स के नक्षत्र में, डेथ के केस में सैटर्न को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। सैटर्न राहु के नक्षत्र में है, और ये देखो राहु की स्क्रिप्ट में तो है 2 7 12 पूरा का पूरा, बराबर है। और डेथ और जीवन के केस में सबसे पहले स्टैटिक प्रोमिस देखना होता है कि भाई मध्य आयु है, पूर्ण आयु है कि शॉर्ट आयु है। अगर पूर्ण आयु है और फिर ये 2 7 12 की दशा चल रही है, फिर गोचर आ रहा है, तो ये सारी चीजें है। नहीं तो बेचारा अच्छा खासा खेल रहा है और उसका है पूर्ण आयु और आपने देखा 7 12 आ रहा है, गया। ऐसा नहीं करना, पहले फर्स्ट कस्पल्स ऑफ लॉर्ड से उसकी आयु को चेक करते हैं और फिर इसके ऊपर जाते हैं। बट अभी इंसिडेंट हमें पता है, तो मैंने आपको समझाया कि कैसे होता है ये चीज।
क्योंकि गोचर चाहे कितना भी आ जाए, जब तक हमारी अंतर्दशा फेवरेबल नहीं हुई तब तक तो कुछ नहीं होगा। और राहु का हमने देख लिया है, गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा सबसे लास्ट होती है। राहु खत्म होने के बाद तो महादशा ही बदली हो जाएगी, आएगी शनि की दशा। शनि की दशा चलेगी 19 साल, तो ये 19 साल शनि क्या करेगा आपके साथ, अभी वो देख लेते हैं। ऐसा महादशा में सुनो, महादशा में कोई नेगेटिव नंबर है तो ऐसा नहीं कि वो 19 साल नेगेटिव ही रहेगा। हाँ अंतर्दशा में कुछ पॉजिटिव नंबर आया तो पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है, फिर से वो नेगेटिव हो जाता है। हाँ उसी तरीके से समझो अंतर्दशा नेगेटिव है तो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी 2.5 साल बैंड बजेगी पीटेगा। प्रत्यंतर थोड़ी थोड़ी कोई फेवरेबल आती होगी, उतना टाइम रिलैक्स रहेगा, फिर वापस जैसा था वैसा हो जाएगा सिचुएशन। और साथ में आपका क्या है एक और प्रॉब्लम कि 12th हाउस भी जोरदार है। 12th हाउस आलस को दिखाता है। हाँ 12th हाउस आलस को दिखाता है, कंटाला को दिखाता है, ये सब को दिखाता है। तो इसको दूर करने के लिए मेडिटेशन, डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो तो 12th हाउस की इफेक्ट धीरे धीरे कम होगी। और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा चालू करो। अब आएगी शनि की महादशा। शनि की महादशा में नंबर है आपके पास 659। वो स्टैटिक प्रॉमिस की स्क्रिप्ट है, उसको छोड़ दो। फिर है चंद्र, चंद्र के पास है 2, सबलॉर्ड पे है चंद्र, चंद्र के पास है 2, फिर सबलॉर्ड के पास है चंद्र, चंद्र के पास है 2। 65926। चंगी चंगी दशा है, चंगी चंगी। सर मतलब ये यहाँ सेकंड है तो मतलब 6 और 5 9 ऐसे ना। हाँ 6 5 नंबर ओके। 2 2 2। बोलो पैसे की कमी रहेगी? नहीं रहेगी, लगता तो नहीं है। सैटर्न है, ऐसे दे देगा? नहीं देगा। कैसे देगा? मेहनत करोगे तो देगा। मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, डिसिप्लिन रहोगे, फोकस रहोगे तो ही देगा। इसमें से कुछ भी कम किया तो नहीं देगा। मतलब इसका मतलब क्या कि सैटर्न है, अभी 2 नंबर है, अभी आपने मेहनत किया, हार्डवर्क किया, फोकस किया तो हो सकता है कि आपको 10 लाख मिलेगा एग्जाम्पल। ये कुछ नहीं किया तो 2 लाख पे आ जाओगे। फर्क ये है, आया समझ में? तो बिजनेस के एंगल से तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा पैसा आएगा, कंसल्टेशन भी अच्छा चलेगा। और खाली पैसों का सेकंड नंबर नहीं है, 2 और 6 दोनों है। तो कंसल्टेशन से अच्छी इनकम, क्लियर योग है। अब पूरा समंदर है, आप जितना बटोर सकते हो बटोर लो। 19 साल है। पहले भी आपने जब पराशरी ज्वाइन किया वो टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि ये 3 साल ईश्वर बहुत कम लोगों को ऐसा टाइम देता है कि जिसमें आप ये सारी चीजों को एक बैकग्राउंड बना सको, प्लेटफॉर्म बना सको। वो टाइम आपको मिला है। आपको समझाया था, तभी भी ये समझाया था कि हमेशा आने वाली महादशा के पहले जो उसके पहले महादशा होती है, उसकी अंतरदशा लास्ट होती है, उसमें पूरा बैकग्राउंड सेट होता है। अभी आपका राहु का टाइम पीरियड चल रहा है, उसमें जो 8 है, 12 है, 1 है, ये सब अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ये लोग तो नेगेटिव काम करने बैठे ही है। अगर आप उसके ऊपर काम करोगे तो ये आप पॉजिटिवली उसको कन्वर्ट कर सकते हो, जिसका सब रास्ता मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अभी जितना करोगे, जितना सीखोगे, जितना आगे बढ़ोगे, चाहे वास्तु हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, जो सब्जेक्ट हो, न्यूमरोलॉजी हो, व्हाटएवर, मैं नहीं जानता, जितना सब्जेक्ट अभी जितना करोगे आगे 19 साल उसका बेनिफिट मिलेगा। और मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे घर का, ये इधर बोल रहा है, कुंडली बोल रहा है। 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी का है, 5th हाउस रेमेडीज का है। शनि की महादशा चालू होने के बाद आप रेमेडीज दोगे, वो भी लोगों को काम करेगी। जो भी मुंह से बोलोगे, जा पानी पूरी खा ले, पानी पूरी खाई, मेरा काम हो गया, हो जाएगा, क्योंकि 5th हाउस है। बट अपने आप को अभी किस लेवल पे लेके जाना है, खुद को आप कौन से मकाम पे देखते हो, वहां पर पहुंचने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करते हो, क्या मेहनत करते हो, कौन सा कोर्स करते हो, कौन सा स्टडी करते हो, वो सब अभी आपके ऊपर है। दशा महादशा ने तो इतना बढ़िया इंडिकेशन दे दिया है, कहीं पर 8 नहीं है, कहीं पर 12 नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम ग्रीन सिग्नल है। देखो आप खुद है कोई नंबर, कुछ भी नहीं है। 6th हाउस है, 6th हाउस डिजीज को भी दिखाता है, लेकिन साथ में 5th हाउस भी है, निगेट करेगा, बैलेंस करेगा थोड़ा। देखो 6th हाउस चला तो नहीं जाएगा, वो डिजीज थोड़ा देगा, 5th हाउस रिकवरी करवाएगा, चलते रहेगा गाड़ी। फिर एज फैक्टर भी तो होता है ना। हाँ। वो तो कॉमन सी बात है। मतलब इधर 6 8 12 होता तो हम टेंशन लेते, 6 8 12 तो है नहीं। ओवरऑल बढ़िया समय है आपके लिए। अभी मैडम कौन सी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, पहले वो लेते हैं।
10th कस्पल सब लॉर्ड राहु, 2 और 11 राहु का स्टार लॉर्ड मार्स, मार्स के पास है 3 2 4 12 11, मार्स का एस्पेक्ट कंजंक्शन, वीनस कंजंक्शन में है मार्स के साथ, 3 2 4 5 3 2 4 12 5 सब लॉर्ड जुपिटर, जुपिटर अनटेनेंटेड, 5 7 4 5 7 8 9 6 10 9 6 10 एस्पेक्ट कंजंक्शन कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। इंडस्ट्री के हिसाब से और जुपिटर अनटेनेंटेड है तो इसके भी नंबर काउंट हो गए इंडस्ट्री में। सबसे पहला देखो थर्ड हाउस है, मतलब ये सारी इंडस्ट्री है, थर्ड हाउस की है, सेकंड हाउस की। अभी हमारे काम की मेन अगर देखे तो फोर्थ हाउस वास्तु का, फोर्थ हाउस सबलॉर्ड भी दिखा रहा है वास्तु, सबलॉर्ड भी दिखा रहा है एस्ट्रोलॉजी, बराबर है। सबलॉर्ड दिखा रहा है कंसल्टेशन, 9th हाउस कंसल्टेशन इंडस्ट्री, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। साथ साथ में सबलॉर्ड नक्षत्र पे क्या आ रहा है, 12 नंबर आ रहा है। घर से दूर काम करो, अगर घर पे रह के मतलब बर्थ प्लेस पे रह के काम किया तो बार बार प्रोफेशन बदली होगा और अल्टीमेटली लॉस होगा। घर से दूर चले गए, बर्थ प्लेस से दूर चले गए तो 12th हाउस की नेगेटिविटी काफी हद तक कम हो जाएगी। 11th हाउस भी है और यहाँ पर क्या है, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टेशन और 6 और 10। बोलो कोई डाउट है कि आप ये इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते? अच्छा, थर्ड हाउस है तो कमीशन का या कमीशन से जुड़ा हुआ जो कंपनी है उसमें, तो ये कंपनी में वो काम करते हैं जिसमें इंश्योरेंस का भी काम हो रहा है, बराबर है। तो हो गया चीज पहली बात। दूसरा कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया का जो सारा मेरा काम संभालते हैं टोटल, खाली वीडियो में मैं बोलता हूँ, बाकी आप जो कुछ भी देखते हो फेसबुक पे और कोई भी जगह पे कंप्लीट वो हैंडल करते हैं। थर्ड हाउस आ गया ऑनलाइन का, वो डिपार्टमेंट भी वो संभाल रहे हैं, थर्ड हाउस। और 12 8 6 9 10 7th हाउस इंडिपेंडेंट बिजनेस भी कर सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंस कंसल्टेंसी का काम। लेकिन किसको, अगर 8 को छोड़ दिया तो बैंड बजेगी, 8 से बाहर नहीं जाना है। इंडस्ट्री 8 और 12 आया तो समझ दो उसके शरण में तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और पूछो उनको, जब तक इंश्योरेंस की कंपनी में काम नहीं कर रहे थे तब तक क्या हालत थी, इंश्योरेंस वाली कंपनी में आकर, भले अभी वो जॉब कर रहे हैं बट वहां पर आकर क्या हालत हुई पूछ लेना। रिजल्ट उनको पता है, आंखों के सामने। बोल तो मुझे पता चले। इससे पहले मैं ज्वेलरी में थी, 2 नंबर ज्वेलरी का चलो भी ये है, भी हो अच्छा। गया। बट इतना नहीं था जितना यहाँ आके हुआ। और उससे पहले तो मैं जॉब ही नहीं करती थी, घर पे थी। अच्छा, थर्ड हाउस सेल्स का है, उधर सेल्समैन मतलब वो सेल्स गर्ल के हिसाब से काम करते थे। 2 साल किया बट उतना नहीं था। इधर 7 साल हो गया, 8 हाउस के फील्ड में आए तो टिके। अभी सीधा आते हैं दशा पे कि भाई आपने एस्ट्रोलॉजी सीखने का चालू किया तो क्या आपकी दशा वो टाइम पे दिखा रही थी एस्ट्रोलॉजी को? मंगल की महादशा में आपने सीखना शुरू किया, एक खत्म हुआ मार्च चालू हुआ। देखो मंगल की महादशा, मंगल की महादशा में क्या आ रहा है, सबलॉर्ड लेवल पे एकदम फाइनल देखो 4 7 8 9 आ रहा है। 9 नंबर हायर एजुकेशन, कंसल्टेशन का भी टाइम है क्योंकि पहले सीखेंगे तो कंसल्टेशन होगा। तो अभी हम 9th हाउस को क्या गिनेंगे, एजुकेशन, हायर एजुकेशन। 4th हाउस बेसिक एजुकेशन, 9th हाउस हायर एजुकेशन, 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी, 4th हाउस वास्तु, 9th हाउस एजुकेशन। तो अब ये मंगल की महादशा में एस्ट्रोलॉजी वास्तु से जुड़ा हुआ एजुकेशन हुआ, चल रहा है। मंगल में मंगल की अंतरदशा पहले आएगी, वो तो आगे चली गई। अब मंगल में राहु, देखो राहु ने कंटिन्यूटी दिखाई 4 7 8 9। राहु की अंतरदशा चल रही थी सितंबर 24 तक, उसमें ब्रेक तो नहीं हुआ, कंटिन्यूस पढ़ाई चालू है। तो कौन सा टाइम वहां पर भी है, 4 7 8 9 10। राहु के बाद में आएगा जुपिटर, उसमें भी है same। जुपिटर में भी है 4 7 8 9। जुपिटर के बाद में आएगा सैटर्न। अब देखो यहां पर समझने वाली बात है, जुपिटर तक स्टडी अच्छी करोगे, जितना हो सके उतना ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा स्टडी करोगे, बराबर से सेट करोगे। सैटर्न क्या दिखा रहा है, 2 11, अच्छी इनकम के योग बन रहे सैटर्न की अंतरदशा में। इसका ये मतलब है।
2/11 है। और सैटर्न कब चालू हो रहा है? अगस्त 2025 के बाद। मंगल तो 2030, 5-6 साल में खत्म हो जाएगा। उसमें से 2 साल तो और अभी पढ़ाई में जाएंगे, फिर लाइन सेट करेंगे। तो जब भी ऐसे बड़े बड़े डिसीजन होते हैं तो आने वाली महादशा देखनी बहुत जरूरी है। मंगल के बाद आता है राहु, राहु रहेगा 19 साल। तो राहु क्या लेकर आ रहा है मैडम के लिए? देखो, मंगल सेकंड हाउस, जुपिटर 5 and 10, सैटर्न सेकेंड हाउस रेगुलर इनकम, 10th हाउस कर्म। कर्म किससे जुड़ा हुआ? 4, 8 and 9 से जुड़ा हुआ इंडिपेंडेंट बिजनेस। है कोई डाउट? 5th हाउस भी एक्टिव है, होगा मतलब वो टाइम पे 5th हाउस भी एस्ट्रोलॉजी का होता है। 5th हाउस हायर लर्निंग का होता है, रेमेडीज का होता है, ये सब चीजें। ये सब देख के मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप करो। आपको भी वही आने वाली दशाओं को देख के बोला है। अच्छा, एक चीज समझो, स्टैटिक प्रॉमिस दिखा रहा है 4, डायनामिक में आएगा 4। स्टैटिक 8 दिखा रहा है, डायनामिक 8 दिखा रहा है। स्टैटिक 10 दिखा रहा है, डायनामिक 10 दिखा रहा है। स्टैटिक 9, इधर भी 9। स्टैटिक प्रॉमिस जो नंबर दिखाता है वही नंबर जब दशाओं में एक्टिव होते हैं और आप उस फील्ड में अगर काम कर रहे हो तो एक एक्सीलेंट सक्सेस मिलता है। और इनको सोर्स ऑफ इनकम कहां से हो सकती है, ये बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ये 10 CSL का प्रॉमिस देखा हमने, ये दशाओं को देख लिया। अब सेकंड कस्पल सबलोड क्यों देख रहा हूं कि भाई सेकंड कस्पल सबलोड सोर्स ऑफ इनकम को दिखाता है, धन की प्राप्ति को उसको दिखाता है। तो क्या सेकंड कस्पल सबलोड में ये सारे नंबर में से कोई भी मैच हो रहा है? कुछ आ रहा है? लो, सेकंड कस्पल सबलोड राहु ही है। 2 and 10, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या चाहिए? राहु सोर्स ऑफ इनकम में क्या दिखा रहा है? 8 नंबर दिखा रहा है। एस्ट्रोलॉजी से सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, इंश्योरेंस से हो सकती है, 4th हाउस वास्तु से हो सकती है, कंसल्टेशन से हो सकती है। बहुत हो गया, इतना तो कितना चाहिए? और सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अपने सबलॉर्ड पे 6 and 10 दिखा रहा है, साथ में 5 और 8 भी है, 6 and 10 भी है, तो बैलेंस तो रहेगा कम से कम। खाली 5 और 8 होता तो वर्स्ट हो जाता वापस, लेकिन 5 और 8 भी है तो साथ में 6 और 10 भी है। इनको भी लाइफ में तकलीफें बहुत हुई है, लेकिन कभी भी पैसों के लिए काम अटक गया हो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा आज तक नहीं हुआ। उतनी भगवान की मेहरबानी है, काम तो हो जाता है। तो आपको भी क्या करना है, क्लाइंट की सेकंड कस्पल सबलोड की स्क्रिप्ट को देखना है। मतलब पहले 10th को देखो कि भाई ये इंडस्ट्री आ रही है काम करने के लिए, क्या वो ही इंडस्ट्री सोर्स ऑफ इनकम से भी कनेक्ट हो रही है और वो ही इंडस्ट्री वाले नंबर्स दशा में महादशा में एक्टिव हो रहे हैं। अब इसमें से कॉमन निकालना है। फॉर एग्जांपल मान लो ये 8 दिखा रहा है, सोर्स ऑफ इनकम भी 8 दिखा रहा है और दशा में भी 8 आ रहा है। आंख बंद करके बोल दो, आंख बंद करके जा ये महादशा में इंश्योरेंस में काम कर, इसमें काम कर, पैसा नहीं मिले तो मेरे से लेके जाना। आंख बंद मतलब लिख के दे सकते हो। जो नंबर सोर्स ऑफ इनकम को सपोर्ट कर रहा है, बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, वही नंबर दशा में एक्टिवेट हो रहा है। इससे ज्यादा चाहिए क्या? मेरा वो भी है ना 6 कस्पल सबलोड 11 नंबर है, साथ में 8 नंबर है, बैलेंस रहेगा। अच्छा पैसा कौन निकालेगा? 2, 6, 11। फंसाएगा कौन? 5, 8, 12। तो ना तो ये कंप्लीट है ना तो ये कंप्लीट है। इच्छा पूर्ति का नंबर भी है, साथ में ये नंबर भी है। बैलेंस रख के करोगे तो मेंटेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमेशा किसी की चोटली अपने हाथ में रखनी चाहिए। चोटली रखते हैं ना तो वो भागने की कोशिश करता है, तो बाल खींचता है तो वापस आता है। चोटली हाथ में नहीं रखोगे तो भाग जाएगा। चोटली हाथ में रखने की कभी भी किसी की